स्टोरी की शुरुआत एक बिल्कुल साधारण दिन से होती है। बाहर आंगन में कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं थोड़ी दूरी पर एक रहस्यमयी आदमी पूरे ट्रेनिंग सेशन को शांत कर देख रहा होता है। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वह किसी का इंतजार कर रहा है। तभी कुछ ही देर बाद जिस इंसान का उसे इंतजार था वह आखिरकार वहां पहुंच जाता है। सामने खड़ा नौजवान अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम ली यॉप है, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं। आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सीनियर इन्वेस्टिगेटर को अचानक एक जरूरी काम आ गया, इसलिए आज की पूछताछ मैं ही करूंगा। इतना सुनते ही वह रहस्यमयी आदमी अपने हाथ बांधकर ली यॉप को ऊपर से नीचे तक देखता है और बड़े आराम से पूछता है, तो तुम अभी सिर्फ एक रुकी हो? उसकी बात सुनकर ली यॉप थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए कहता है, यहाँ सवाल मैं पूछूंगा, इसीलिए बेहतर होगा कि अपनी जुबान संभाल कर रखो। उसकी बात सुनकर वह आदमी बस हल्की सी सांस छोड़ता है और कहता है, लगता है सच में अभी बहुत कच्चे हों। अफसोस की बात है कि उन्होंने डर के मारे एक रुकी को भेज दिया। उधर ली योप मन ही मन हैरान था कि आखिर ये आदमी ऐसी हालत में भी इतना शांत कैसे बैठा है। इसके बाद ली योप कैदी की फाइल खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। फाइल में लिखा था कि उस आदमी का नाम बैक सोचोन है और वह आयरन सोर्ड यूनिट का लीडर रह चुका है। ली योप मन ही मन सोचने लगता है कि शायद मुरिम अलायंस की एलीट फोर्स का सदस्य होने की वजह से इसमें इतनी अकड़ है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उम्र पर पड़ती है वह एकदम चौंक जाता है। फाइल के अनुसार बैक सोचॉन की उम्र 28 साल थी। ये देखकर ली यॉप को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि सामने बैठा आदमी तो मुश्किल से 20-22 साल का दिखाई दे रहा था। उसे देखकर कोई भी यही कहता कि वह अभी जवान है, लेकिन सच तो ये था कि उसके पीछे पूरे 20 साल का अनुभव छिपा हुआ था। ली यॉप आगे फाइल पढ़ता है, जहां लिखा होता है कि मुरिम अलायंस में शामिल होने के तुरंत बाद ही बैक सोचॉन को सीधे इलीट आयरन सोर्ड ग्रुप में जगह मिल गई थी। सिर्फ अगले ही साल उसने इतने शानदार कारनामे किए कि रिकॉर्ड समय में उसे स्क्वाड लीडर बना दिया गया। लेकिन उसकी उपलब्धियां वहीं नहीं रुकीं। उसने एक के बाद एक ऐसे कारनामे किए कि हर पुराना रिकॉर्ड टूटता चला गया। अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर वह लगातार ऊंचे पदों पर पहुंचता गया और आखिरकार उसी एलीट फोर्स का आधिकारिक कमांडर बन गया। ये पढ़कर ली यॉप पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी आज सिर्फ एक स्क्वाड लीडर के रूप में दर्ज है वही कभी उस पूरी एलीट फोर्स का सुप्रीम कमांडर हुआ करता था। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। आगे लिखा था कि बैक सोचोन ने केवल 2 साल के अंदर अलायंस की सबसे रहस्यमयी सीक्रेट कवर्ड स्ट्राइक यूनिट की कमान भी संभाल ली थी। यही वह गुप्त दस्ता था जिसे अलायंस के सबसे खतरनाक और जानलेवा मिशनों पर भेजा जाता था। उस यूनिट का लीडर बनना आम लोगों के लिए तो दूर, ली यीअप जैसे इन्वेस्टिगेटर के लिए भी कल्पना से बाहर की बात थी। वह मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर इतनी महान उपलब्धियों वाला इंसान उसके कानों तक कभी पहुंचा ही कैसे नहीं। लेकिन जैसे जैसे वह रिपोर्ट के अगले पन्ने पलटता है उसे एक ऐसी बात दिखाई देती है जो उसकी पूरी सोच ही बदल देती है। अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बैक सोचॉन को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 9 बार डिमोट किया जा चुका था। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर डिमोशन अपने वरिष्ठ अधिकारियों की बात न मानने यानी इनसबॉर्डिनेशन की वजह से हुए थे। और इतना ही नहीं, उसने एक बार अपने सुपीरियर ऑफिसर पर हाथ तक उठा दिया था। ये सब पढ़ने के बाद ली यॉप के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि बैक सोचॉन का अब तक जिंदा होना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। वह मन ही मन सोचता है कि जिस आदमी ने अपने सुपीरियर ऑफिसर पर हाथ उठा दिया, सीधा आदेश मानने से इनकार कर दिया और 9 बार डीमोट हो चुका है, उससे पूछताछ करने खुद कोई बड़ा अधिकारी क्यों नहीं आया। तभी अचानक उसे बैक सोचों की पहले कही हुई बात याद आती है कि सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स डर के मारे खुद आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और इसलिए एक रुकी को भेज दिया। बस ये बात याद आते ही ली यॉप का सिर दर्द से फटने लगता है। वह मन ही मन अपने साथियों को कोसता है कि बिना कुछ बताए उसे सीधे शेर के सामने धकेल दिया। लेकिन झुंझलाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि पवेलियन के बड़े अधिकारी इस पूरी पूछताछ पर नजर रखे हुए हैं। खुद को किसी तरह शांत करते हुए ली यॉप आखिर असली मामले पर आता है और पूछता है, 2 दिन पहले तुम्हारी स्क्वाड को अटैक ऑर्डर मिला था, क्या ये सच है? बैक सोचोन बिना किसी झिझक के जवाब देता है, हाँ बिल्कुल सच है। ली यॉप फिर पूछता है, और क्या ये भी सच है कि तुमने सीधे मिले हुए आदेश को मानने से इनकार कर दिया था? बैक सोचोन उसी शांत लहजे में कहता है, हाँ मैंने मना कर दिया था। उसके जवाब में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। तब ली यॉप उससे वजह पूछता है। बैक सोचोन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्योंकि रास्ते में दुश्मनों का घात लगाकर बैठा हुआ हमला हमारा इंतजार कर रहा था।
क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपने ही लोगों को मौत के मुंह में धकेल देना चाहिए था? उसकी बात सुनकर ली यॉप कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी दलील उसे गलत नहीं लगती, लेकिन फिर भी वह अगला सवाल पूछता है, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि रास्ते में एम्बुश होने वाला है? बेक सोचोम बिना किसी बदलाव के जवाब देता है, बस मेरा अंदाजा था। ये जवाब सुनकर ली यॉप पूरी तरह उलझ जाता है। वह कहता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम को वहां दुश्मनों का एक भी निशान नहीं मिला। बेक सोचन तुरंत पलटकर जवाब देता है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उनकी जांच करने की काबिलियत ही नहीं थी। ली यियोप फिर पूछता है, क्या तुम्हें पवेलियन की इन्वेस्टिगेशन पर भी भरोसा नहीं है? इस पर बेक सोचौन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करूं? वो तो अपने काम का मजाक बना चुके हैं, रहने दो, इस विषय को यहीं खत्म करो। ली यॉप उसकी बात सुनने के बाद भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता। इस सवाल का जवाब ली यॉप के पास तुरंत नहीं था। उसके मन में बार बार वही बात घूमने लगती है कि 9 बार डिमोट होने के बावजूद बेक सोचौन हर बार अपनी असाधारण क्षमता के दम पर स्पेशल प्रमोशन पाकर फिर ऊंचे पद तक पहुंचा था। अब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि इतनी प्रतिभा वाले इंसान का एम्बुश वाला अंदाजा शायद सचमुच गलत नहीं हो सकता था। लेकिन नियम आखिर नियम होते हैं। अपनी निजी राय को एक तरफ रखते हुए ली यॉप आधिकारिक फैसला पढ़ना शुरू करता है। इनसबॉर्डिनेशन के अपराध में बेक सोचौन से उसकी लीडरशिप छीन ली जाती है और उसे उसकी जिंदगी का 10वां डिमोशन सुनाया जाता है। इस बार उसे इतना नीचे गिरा दिया जाता है कि वह फिर से बिल्कुल शुरुआती स्तर पर पहुंच जाता है। फैसला सुनाने के बाद ली यॉप गहरी सांस लेता है। उसका सहयोग करने के लिए बेक सोचौन का धन्यवाद करता है और पूरी तरह थका हुआ पूछताछ कक्ष से बाहर निकलने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वह अचानक रुक जाता है। कुछ पल सोचने के बाद वह पीछे मुड़कर बेक सोचौन से एक निजी सवाल पूछता है, इतना सब होने के बाद भी आपने अब तक मुरिम अलायंस को क्यों नहीं छोड़ा? बेक सोचौन कुछ पल तक चुपचाप ली यॉप को देखता रहता है, फिर अचानक उससे पूछता है, विशी तुम्हारी उम्र कितनी है? जब ली यॉप बताता है कि वह 23 साल का है, तो सोचौन उससे एक और सवाल करता है, तुम्हारा सपना क्या है? इसके बाद सोचियोन बाहर की ओर देखते हुए कहता है कि जब वह सिर्फ 6 साल का था, तभी से इस जगह का हिस्सा बनना उसका सबसे बड़ा सपना था। उसकी यह सच्ची बात सुनकर ली यियोप पूरी तरह खामोश रह जाता है। थोड़ी देर बाद सोचियोन वहां से निकलकर आंगन की ओर चला जाता है। उधर दूसरे मार्शल आर्टिस्ट सभी हुई घटना को लेकर आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे होते हैं, जबकि ली यियोप अपने बॉस के पास पहुंचकर रिपोर्ट देता है कि सोचन को पूरा यकीन था कि रास्ते में एम्बुश होने वाला था। शैडो पवेलियन के प्रमुख हुआंग जोंगशान उसकी पूरी रिपोर्ट ध्यान से सुनते हैं। फिर वह ली यियोप को बताते हैं कि सोचोन अलायंस में उनसे पूरे 2 साल सीनियर है। वो समझाते हैं कि जब उन्होंने मुरिम अलायंस ज्वाइन किया था, तब सोचोन पहले से ही एक मशहूर लेजेंड था और हर कोई उसे चाइल्ड प्रोडिजी मानता था। डार्क स्काई अलायंस के खिलाफ हुई महान लड़ाई में लगभग हर बड़े युद्ध का सबसे बड़ा हीरो वही था। लेकिन दोनों पक्षों के बीच हुए अंतिम निर्णायक युद्ध में उसका एनर्जी सेंटर पूरी तरह नष्ट हो गया। हालांकि उसकी अंदरूनी चोटें ठीक हो गईं, लेकिन वह दोबारा कभी मार्शल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सका। इसके बावजूद उसने अपने लोगों का नेतृत्व जारी रखा, लेकिन अगले कुछ वर्षों में उसकी प्रतिष्ठा लगातार गिरती चली गई। अब ली यियोप को समझ आता है कि उसकी आधिकारिक फाइल से यह महत्वपूर्ण जानकारी क्यों हटा दी गई थी। वह पूछता है, अब सोचे उनका क्या होगा? इस पर हुआंग जोंगशन कहते हैं, जिस बाघ के पंजे टूट जाए उसका रुतबा फिर भी बना रहता है। ली यियोप को लगता है कि सोचौन को मिली सज्जा बहुत कठोर है, लेकिन हुआंग जोंगशान बताते हैं कि हालात इससे कहीं ज्यादा बुरे हो सकते थे। वह कहते हैं कि अगर नियमों के अनुसार फैसला होता तो सोचौन अब तक या तो मारा जा चुका होता या किसी काल कोठरी में सड़ रहा होता। फिर वह बताते हैं कि सोचौन आज भी सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि मुरिम अलायंस के सुप्रीम लीडर ने खुद उसके मामले में दखल दिया था। इसके बावजूद सुप्रीम लीडर की असली मंशा आज तक किसी को पता नहीं है। पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस योद्धा को अलायंस से बाहर निकाले, लेकिन अब जब उसने सब कुछ खो दिया है तो उसकी ओर सबकी असली मंशा धीरे धीरे सामने आने वाली है। हुआंग जोंगशन मन ही मन सोचते हैं कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया कितनी निर्दयी है। जब तक किसी इंसान की ज़रूरत होती है तब तक उसकी कद्र होती है, लेकिन जैसे ही उसकी उपयोगिता खत्म होती है लोग उसे आसानी से भुला देते हैं। आखिर में वह ली यियोप से कहते हैं कि अभी बस चुपचाप इंतजार करना ही सही रहेगा और देखना होगा कि आगे हालात किस दिशा में जाते हैं। उधर सोचौन आराम से अपने पुराने यूनिट की ओर लौटने लगता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसके स्क्वाड के सदस्य नो वोंग और हैंग इली उसे देखते ही खुशी खुशी उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन सोचौन शांत स्वर में उन्हें बताता है कि अब वह उनका लीडर नहीं रहा। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग इस नाइंसाफी पर गुस्से से भर जाते हैं।
उनमें से एक वॉरियर तो गुस्से में हंगर स्ट्राइक पर बैठने की बात तक कह देता है, लेकिन सोचन उसे शांत रहने के लिए कहता है और सभी को चुप कराते हुए बोलता है कि वह बस थोड़ी देर अकेले अपने क्वार्टर्स में आराम करना चाहता है। उधर सोचन को अब भी पूरा यकीन था कि रास्ते में एम्बुश सचमुच मौजूद था। वहीं बाहर उसका स्क्वाडमेट जोर से कह रहा होता है, आज हम सब सिर्फ सोचन की वजह से जिंदा हैं और मैं आज भी उसके फैसले के साथ खड़ा हूं। हालांकि वहां मौजूद कोई भी यह नहीं कहता कि उसने इतना हंगामा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसे सोचन की बहुत चिंता थी। सोचियन उसकी तरफ बिना कोई भाव दिखाए देखता है और पूछता है, तुमने अभी तक अपना सामान बांधा नहीं? अभी तक गए क्यों नहीं? फिर वह कहता है, और मुझे लीडर कहना भी बंद कर दो। इस पर उसका साथी पूछता है, क्या तुम सच में आयरन स्वॉर्ड यूनिट में ही रहने वाले हो? वह पूरे मामले पर अफसोस जताते हुए कहता है कि शैडो पवेलियन के अधिकारी जरूरत से ज्यादा सख्त हैं। लेकिन सोचियोन शांत स्वर में जवाब देता है, ऐसा होना ही बेहतर है। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, तुम हमेशा इतने ठंडे और दूरी बनाकर क्यों रहते हो? ये सुनकर सोचन हल्का सा झुंझलाते हुए कहता है, बहुत बोल लिया, अब बाहर निकलो। उसका साथी हंस पड़ता है और कहता है, आखिरी बार भी तुम्हें सुपीरियर ऑफिसर की पिटाई करने की वजह से डिमोट किया गया था। फिर वह पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है कि एक समय सोचोन कितना महान वॉरियर था, लेकिन आज उसी इंसान को बेकार समझकर किनारे कर दिया गया है। जब वह डांट खाने की शिकायत करता है तो सोचोन सिर्फ इतना कहता है, पहले मेरे पास तुम्हें डांटने की कोई वजह नहीं थी। आखिर में वह अपने दोस्त से फिर जाने के लिए कहता है। इस बार वह मान जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। यह सुनकर उसका साथी लंबी सांस लेते हुए कहता है कि वह पहले मौजूदा कमांडर से मिलाएगा ताकि कोई बड़ी परेशानी न हो। सोचियोन उसे शुभकामनाएं देता है और खुद आराम से अपना सामान समेटने लगता है। कुछ देर बाद वह अकेले हेडक्वार्टर्स के गलियारों से होता हुआ कमांडर के ऑफिस तक पहुंच जाता है। कमरे में दाखिल होते ही वह पूछता है, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया है? दूसरी तरफ कमांडर चोंगयांग गुस्से में सोचोन को कोस रहा होता है। वह साफ कहता है कि वह सोचोन को हमेशा के लिए मुरिम अलायंस से बाहर निकाल देना चाहता है। फिर वह हुआंग इल्बी से पूछता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि उनकी स्क्वाड सचमुच एम्बुश में फंसने वाली थी? हुआंग इल्बी तुरंत जवाब देता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन चोंगयांग कहता है कि वह हमेशा सोचियन का ही पक्ष लेता है। इस पर हुआंग इल्बी मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं तो सिर्फ उसके गुस्से से बचने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला देता था। इसके बाद चोंगयांग मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने इस मामले में पहले ही बड़ा फैसला ले लिया है। वह सामने रखे नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहता है कि सोचोन का ट्रांसफर एक बेहद दूर दराज और सुनसान आउटपोस्ट में कर दिया गया है। फिर वह खुशी से कहता है कि अब सोचोन उसी भूले बिसरे गांव में पड़ा रहेगा और वहीं गुमनामी में अपनी जिंदगी बिताएगा। इल्बी यह सब सुनकर चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसे यह सब कुछ बेहद क्रूर और अन्यायपूर्ण लग रहा था। दोस्त के बारे में सोचता है और हल्की सी मुस्कान के साथ अफसोस जताता है कि उसका दोस्त उसे इतना भी पसंद नहीं करता कि उसके लिए अपना परिवार छोड़ दे। कुछ कदम आगे बढ़कर सोचियोन एक पल के लिए रुक जाता है और मुरिम अलायंस हेडक्वार्टर्स के चारों ओर फैले खूबसूरत नज़ारे को शांत नज़रों से देखने लगता है। तभी उसे किसी की कही हुई बात याद आती है कि वापस लौटने से पहले किसी अच्छी जगह जाकर आराम जरूर करना। सोचियोन समझ चुका था कि आज अपने पुराने स्क्वाड के साथ बैठकर विदाई की आखिरी ड्रिंक पीने का मौका भी उसे नहीं मिलने वाला। इसके बाद सोचन मुरिम अलायंस के विशाल द्वार को पार करता है और अकेले ही अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ जाता है। मिट्टी से भरी उस सड़क पर उसके शांत और स्थिर कदमों की आहट गूंजने लगती है, मानो वह अपने पूरे अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा हो। कुछ समय बाद सोचोन जांग प्रोविंस की सीमा पर बने विशाल द्वार को पार कर वहां पहुंच जाता है। अब वह कोई महान कमांडर नहीं बल्कि एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था और यहीं से उसकी नई और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत होती है। इसी बीच दूसरी तरफ अलायंस का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हॉल ऑफ विजडम पूरी शान के साथ खड़ा दिखाई देता है। यही वह जगह थी जहां अलायंस की सारी रणनीतियां तैयार की जाती थीं। इसी दौरान वहां दुश्मनों की संदिग्ध गतिविधियों, गुप्त सूचनाओं और एक खतरनाक कल्ट की वापसी की रिपोर्ट पहुंचती है। सामने रखे विशाल रणनीतिक नक्शे के पास खड़ा एक व्यक्ति चुपचाप एक मोहरे को गिरा देता है, मानो आने वाले अंधेरे समय का संकेत दे रहा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, बाहर से अनुमति मांगी जाती है और अंदर मौजूद चीफ स्ट्रैटेजिस्ट जगाल हायान उसे आने की इजाजत दे देते हैं। अंदर आते ही स्ट्रैटेजिस्ट सामाइल जुंग रिपोर्ट देता है कि सोचोन अपना सारा सामान लेकर दूर स्थित जांग के लिए रवाना हो चुका है। जगाल हायान शांत स्वर में कहते हैं कि उन्हें यह बात पहले से पता है, लेकिन पूरी स्थिति अब भी उनकी समझ से बाहर है। वह मानते हैं कि इस पूरे मामले के पीछे छिपी असली मंशा आज भी एक रहस्य बनी हुई है। जगाल हायान
बताते हैं कि जब उन्होंने चीफ स्ट्रैटेजिस्ट का पद संभाला था, तब सोचॉन पहले से ही वैनगार्ड लीडर के रूप में अपनी ताकत के शिखर पर था। सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं, बल्कि वह अनगिनत वॉरियर्स के लिए उम्मीद, प्रेरणा और एक सच्चे हीरो की पहचान बन चुका था। यही वजह थी कि कोई भी यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वही इंसान अपनी मर्जी से बर्बादी के रास्ते पर चलते चलते आज इस हाल तक पहुंच गया। जगाल हयान सोच में पड़ जाते हैं कि वॉरियर्स इस शांत लेकिन कड़वी विदाई का आखिर क्या मतलब निकालेंगे। फिर वह गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि किसी इंसान के मन और उसके फैसलों को पूरी तरह समझ पाना कभी आसान नहीं होता। इसके तुरंत बाद वह अपने अधीनस्थ से पूछते हैं कि क्या उसे स्ट्रैटेजी सेंटर में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। युवा स्ट्रेटेजिस्ट जवाब देता है कि मंजूरी अगले महीने से पहले नहीं मिलेगी। यह सुनकर जागाल हयान कहते हैं, मेरे साथ चलो, मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इसकी व्यवस्था कर देता हूँ। यह सुनते ही युवा स्ट्रैटेजिस्ट हैरान भी रह जाता है और दिल से उनका आभारी भी हो जाता है। इसके बाद दोनों साथ में हेडक्वार्टर्स के अंडरग्राउंड लेवल की ओर बढ़ जाते हैं। उधर लिफ्ट धीरे धीरे मूरिम अलायंस के हॉल ऑफ विजडम के नीचे गहराई में उतरने लगती है। ऊपर से देखने पर यह रास्ता एक साधारण अंधेरे पत्थरों वाले गलियारे जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर ऐसे रहस्य छिपे थे जिन्हें देखने का अधिकार गिने चुने लोगों को ही मिलता था। पूरे रास्ते में जानलेवा ट्रैप्स और छिपे हुए गार्ड्स तैनात थे, जिन्हें बिना किसी रुकावट के सिर्फ सुप्रीम लीडर ही पार कर सकता था। कुछ ही देर में दोनों मूरिम अलायंस के गुप्त स्ट्रेटेजिक कमांड हब तक पहुंच जाते हैं, जिसे पूरे अलायंस का असली छिपा हुआ दिमाग माना जाता था। ये सब देखकर युवा स्ट्रैटेजिस्ट हैरानी से चारों तरफ नजर दौड़ाने लगता है। उसे उन पुरानी अफवाहों की याद आने लगती है, जिनमें कहा जाता था कि इस जगह पर मुरिम की सबसे बड़ी गुप्त जानकारियां छिपी हुई हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र सामने खड़ी एक विशाल पत्थर की संरचना पर पड़ती है और वह हैरानी से सन्न रह जाता है। जागल हयन ठंडे स्वर में उसे चेतावनी देते हैं, इस कमरे की कोई भी बात बाहर गई तो तुम्हारा सिर तुरंत धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सुनते ही युवा स्ट्रैटेजिस्ट घबरा जाता है और तुरंत कहता है, मैं इस बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहूंगा, यहां तक कि नींद में भी नहीं। उनके सामने एक विशाल पत्थर की शिला खड़ी थी, जिस पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली वॉरियर्स की आधिकारिक रैंकिंग दर्ज थी। युवा स्ट्रैटेजिस्ट एक एक करके 1 से 100 तक लिखे उन महान वॉरियर्स के नाम पढ़ता है और यकीन कर लेता है कि यह मशहूर सूची सचमुच मौजूद है। तभी जागल हायन उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि इस रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन हुआ करता था? यह सवाल सुनते ही युवा स्ट्रेटेजिस्ट के दिमाग में एक ख्याल कौंध जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह हैरानी से पूछता है, क्या दुनिया का नंबर 1 वॉरियर बेक सोचेओन था? जागल हायन उसकी बात की पुष्टि करते हुए बताते हैं कि बेक सोचेओन कई सालों तक इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा था। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह मुरिम अलायंस के लीडर से भी ऊपर माना जाता था। वह आगे बताते हैं कि मार्शल एनर्जी खो देने के बाद भी बेक सोचन का नाम इस सूची से हटाया नहीं गया। सम्मान के तौर पर आज भी उसका नाम रैंकिंग में बना हुआ है, क्योंकि वह सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक जीती जागती लेजेंड था। उधर दूसरी तरफ मुरिम अलायंस में उसके पुराने मिलिट्री यूनिट से बेक सोचेओन के नाम और पद वाली पट्टिका भी हटा दी जाती है। अब एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट के रूप में सफर कर रहा सोचन जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है। तभी 3 सैनिक तेजी से उसकी तरफ आते हैं। उनका लीडर उसे रुकने का इशारा करता है और सोचेओन शांत भाव से वहीं रुककर उसकी बात सुनने लगता है। सैनिक गंभीर चेहरे के साथ कहता है, मैं सुप्रीम लीडर का सीधा आदेश लेकर आया हूं। सोचेओन बिना कोई भाव बदले पूछता है, क्या अब भी कोई काम बाकी रह गया है? यह सवाल सुनकर वह सैनिक साफ तौर पर झिझकने लगता है। आखिरकार वह बताता है कि सुप्रीम लीडर के आदेश के अनुसार बेक सोचेओन को तुरंत अपनी लेजेंडरी फैंटम शैडो सोर्ड सौंपनी होगी, जो कभी उसे सम्मान के रूप में दी गई थी। ये सुनते ही सोचेओन अपनी सबसे प्रिय तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लेता है। पहली बार उसके चेहरे पर दबा हुआ गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। सोचेओन के चेहरे पर पहली बार हल्की सी झुंझलाहट दिखाई देती है। तभी वह सैनिक एक बार फिर कहता है, कृपया फैंटम शैडो सोर्ड हमें अभी सौंप दीजिए। ये सुनकर सोचेओन एक लंबी सांस छोड़ता है, लेकिन तलवार छोड़ने के बजाय उसकी मूठ को और भी मजबूती से पकड़ लेता है। फिर वह शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, यहां से चले जाओ। सैनिक बेबस होकर उससे विनती करने लगता है, कृपया हालात को और मुश्किल मत बनाइए। कई साल पहले आपने युद्ध के मैदान में मेरी जान बचाई थी। मैं नहीं चाहता कि आप सुप्रीम लीडर के खिलाफ जाएं। अगर मैं खाली हाथ वापस गया तो मेरी मौत तय है। अपने पुराने साथी की यह बात सुनकर सोचेओन कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। आखिरकार वह उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए बिना किसी लड़ाई के अपनी सबसे अनमोल फैंटम शैडो सोर्ड उसके हवाले कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कहानी जांग प्रोविंस के मूनोंग विलेज पहुंचती है,
इस गांव की सबसे प्रतिष्ठित हवेलियों में से एक यांगचू परिवार की थी, लेकिन इस समय वह जगह किसी खौफनाक क्राइम सीन से कम नहीं लग रही थी। जमीन पर कुल 13 लाशें बिखरी पड़ी थीं। ये मंजर देखकर ब्रांच मैनेजर इम चोंग भी बुरी तरह सन्न रह जाता है। इतने प्रभावशाली परिवार का इस तरह कत्ल होना किसी के लिए भी चौंकाने वाली बात थी। इसी बीच लोकल टीम लीडर बोनसोंग दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। इम चोंग तुरंत उससे पूछता है, क्या इस नरसंहार का कोई गवाह मिला? बोनसोंग सिर हिलाते हुए जवाब देता है, नहीं, इतने बड़े हत्याकांड का गवाह बनने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये सुनकर इम चोंग सभी लाशों को कॉरोनर के पास भेजने का आदेश देता है। तभी बोनसांग उसे एक और जरूरी खबर देता है। वह बताता है कि इलाके का कुख्यात हलीम वांग अगले कुछ दिनों में उनसे मुलाकात करना चाहता है। ये सुनते ही इम चोंग नाराज होकर पूछता है, तुमने बिना सोचे समझे यह मुलाकात कैसे तय कर दी? बोनसंग तुरंत अपनी गलती मानकर माफी मांग लेता है। इम चोंग गहरी सांस लेते हुए समझ जाता है कि उसने अपना गुस्सा बेवजह उस लड़के पर निकाल दिया। वह जानता था कि शिन्वा सिंडिकेट एक नया गुट था, जिसने पिछली महान लड़ाई के बाद बेहद कम समय में जबरदस्त ताकत हासिल कर ली थी। उसके नेता वोंगॉन ने कई पुराने क्लैंस को कुचलकर पूरे इलाके पर अपना दबदबा बना लिया था। उस इलाके का असली शासक वही था, इसलिए उनके जैसे छोटे ब्रांच के लिए उसका बुलावा ठुकराना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार इमचोंग तय करता है कि वह इस मुलाकात में जाएगा। बोन संग भी वादा करता है कि आगे से ऐसे मामलों में वह ज्यादा सावधानी बरतेगा। बात खत्म होने से पहले इमचोंग याद दिलाता है कि आज ही ब्रांच में एक नया रिक्रूट आने वाला है। यह सुनते ही बोनसोंग उत्साहित हो जाता है, क्योंकि कई सालों बाद उनके ब्रांच में कोई नया सदस्य आने वाला था। आखिर में इमचोंग उससे कहता है, ध्यान रखना, नए लड़के के साथ अच्छा व्यवहार करना। उधर बोनसोंग तो पहले से ही यह सोचकर खुश हो रहा था कि अब ब्रांच में एक नया सदस्य आ गया है, जिससे उसका काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसी बीच सोचेन को आखिरकार मूनोंग अलायंस ब्रांच ऑफिस दिखाई देता है, जो अब उसका नया कार्यस्थल बनने वाला था। वह अपने पट्टियों से बंधे हाथ को आगे बढ़ाता है और बिना कोई आवाज किए लकड़ी का दरवाजा धीरे से खोल देता है। दरवाजा खुलते ही बोनसोंग और ब्रांच मैनेजर इम चोंग दोनों की नजर उसकी तरफ जाती है। सोचेओन अंदर आते ही शांत स्वर में उनका अभिवादन करता है और कहता है, मैं सोचन हूँ, आज से इस ब्रांच का नया सदस्य हूँ। इम चोंग उसके ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स उठाकर पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह कागजों में दर्ज इनसबॉर्डिनेशन की सजा और बाकी विवरण पढ़ता है, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वह हैरानी से पूछ बैठता है, क्या तुम सच में मुरिम अलायंस की एलीट यूनिट के लीडर्स में से एक थे? उधर बोनसोंग भी कागजों में सोचोन की उम्र देखकर लगभग उछल पड़ता है। दस्तावेज में साफ लिखा था कि उसकी उम्र 38 साल है। वह हैरानी से सोचने लगता है कि कहीं कागज गलत तो नहीं, या फिर सोचियोन को जवान दिखने की कोई गुप्त टेक्निक आती है। आखिरकार इम चोंग सच्चाई स्वीकार करता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था। वह पूछता है, इतना बड़ा एलीट वॉरियर इस छोटे से भूले बिसरे ब्रांच में कैसे पहुंच गया? सोचियोन हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ जवाब देता है, शायद मैंने उतनी मेहनत नहीं की। उसका जवाब सुनकर इम चोंग उसे शक भरी नजरों से देखता है और पूछता है, क्या यह ताना हमारी तरफ था? सोचन बिना घबराए सवाल उसी पर पलट देता है, फिर आप इस ब्रांच में कैसे पहुंचे? इम चोंग शांत स्वर में जवाब देता है, मैंने बहुत मेहनत की और आखिरकार यहां पहुंच गया। ये सुनकर सोचौन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, तो शायद टैलेंट की कमी रही होगी। एक पल के लिए इम चोंग भी उसकी बेबाकी पर चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल हंस पड़ता है। उसे एहसास होता है कि इस आदमी से नाराज रहना इतना आसान नहीं है। कागज मोड़कर रख देता है और फिर बॉन तरफ देखते हुए एक और सवाल पूछता है, तुम्हारी कॉम्बैट स्किल्स कैसी हैं? थोड़ा झेंपते हुए सिर खुजलाता है और जवाब देता है, पहले काफी अच्छी थी। फिर पूछता है, और अभी? इस खुद ही हंसते हुए मान लेता है, अब तो हाल काफी खराब है। वह मजाक में अपने पुराने कारनामों का जिक्र करने लगता है और कहता है कि सिर्फ पुरानी बातें करने से कोई फायदा नहीं होता। दोनों की बात सुनकर इम चोंग बीच में बोल पड़ता है, अच्छी बात यह है कि यहाँ ज्यादा लड़ाइयां नहीं होती, इसलिए उम्मीद है कि तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे। सोचियोन बिना किसी नखरे के बस इतना कहता है, ठीक है। ये सुनकर बोनसोंग मुस्कुराता है और सोचन को उसका कमरा दिखाने ले जाता है। रास्ते में वह बताता है कि कमरा भले ही साधारण है, लेकिन वहां हवा बहुत अच्छी आती है। रास्ते में बोनसोंग मुस्कुराते हुए सोचेओन से कहता है कि भले ही वह उम्र में उससे बड़ा है और मुरिम अलायंस का अनुभवी वेटरन भी रह चुका है, लेकिन इस ब्रांच में टीम लीडर वही है, इसलिए यहाँ उसे ही बॉस की तरह मानना होगा। सोचेओन बिना किसी आपत्ति के शांत स्वर में कहता है, कोई दिक्कत नहीं। यह सुनकर बोनसोंग राहत की सांस लेता है। फिर थोड़ी झिझक के साथ वह असली सवाल पूछ ही लेता है,
लेकिन आपको आखिर डिमोशन क्यों मिला? सोचन उसके चेहरे की तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ बेहद शांत लहजे में जवाब देता है, क्योंकि मैंने अपने पुराने बॉस की पिटाई कर दी थी। ये सुनते ही बोनसोंग के होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर जोर से हंसने लगता है और तुरंत बात बदलते हुए कहता है, वैसे हमारे इस ब्रांच में सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। साफ था कि वह इस विषय को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता था। माहौल हल्का करने की कोशिश करते करते अचानक उसकी नज़र सोचेओन पर जाती है। वह हैरानी से पूछता है, एक मिनट, आपके पास तो कोई सोड ही नहीं है? बॉनसंग बताता है कि उसे लगा था इतना बड़ा वॉरियर हमेशा हथियार लेकर चलता होगा। सोचोम पलटकर शांत स्वर में पूछता है, तुमने ऐसा क्यों सोचा? बॉनसंग फिर पूछता है, तो क्या आप कोई दूसरी मार्शल आर्ट इस्तेमाल करते हैं? सोचेओन बिना किसी भाव के छोटा सा जवाब देता है, नहीं। फिर वह एक ऐसी बात कहता है जो बोनसोंग को और भी चौंका देती है। सोचेओन कहता है, अब से मेरा मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है। इतना कहकर सोचन उसका धन्यवाद करता है और कमरे की तरफ बढ़ जाता है। बोनसंग थोड़ा उलझन में पड़ जाता है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, आप आराम कर लीजिए। वह चुपचाप देखता रहता है कि सोचोन अपने नए कमरे में दाखिल होकर दरवाजा धीरे से बंद कर लेता है। उधर मूरिम अलायंस हेडक्वार्टर्स में जब्त की गई फैंटम शैडो सोर्ड एक मेज पर रखी हुई थी। जागल हायन जानते थे कि सोचेओन जैसा इंसान इतनी आसानी से अपनी तलवार नहीं सौंपेगा। इसलिए वह उस सैनिक से पूछते हैं, क्या उसने कोई संदेश छोड़ा था? सैनिक घबराकर कहता है, चीफ स्ट्रैटेजिस्ट, क्या आप सच में उसके शब्द ज्यों के त्यों सुनना चाहते हैं? जगाल हायन बिना पलक झपकाए जवाब देते हैं, एक भी शब्द बदले बिना सब कुछ बताओ। सैनिक गहरी सांस लेकर बताना शुरू करता है कि तलवार लौटाते समय सोचेओन पहली बार अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। उसने गुस्से में कहा था, जब वापस ही लेना था तो मुझे ये सोड दी ही क्यों थी? किसी को गिफ्ट देकर फिर वापस लेना कितनी छोटी सोच है। इतना ही नहीं, जाते जाते उसने सुप्रीम लीडर के लिए एक और संदेश भी छोड़ा, उसे कह देना, अब मैं मरने तक बिना किसी हथियार के ही चलूंगा। ये सब दोहराते दोहराते सैनिक के माथे पर पसीना आ जाता है। वह डरते हुए माफी मांगता है कि उसे ऐसी गुस्ताखी भरी बातें दोहरानी पड़ी। लेकिन तभी पूरे हॉल में अचानक जोरदार ठहाका गूंज उठता है। यह हंसी किसी और की नहीं, बल्कि जगाल हायन की थी। सैनिक हैरानी से पूछता है, क्या यह संदेश सच में सुप्रीम लीडर तक पहुंचा दिया जाएगा? जगाल हायन मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, बिल्कुल पहुंचेगा। ये देखकर सैनिक और भी ज्यादा उलझ जाता है। अब उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर सोचेओन और मुरिम अलायंस के सुप्रीम लीडर के बीच ऐसा कैसा रिश्ता है जो किसी की समझ में ही नहीं आता? उधर अपने नए गांव में सुचौन शांत खड़ा डूबते हुए सूरज को गहरी नजरों से देख रहा था। बादलों से घिरे आसमान के नीचे हवा के साथ सूखे पत्ते धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे, मानो उसकी जिंदगी के एक नए, शांत और अकेले अध्याय की शुरुआत का स्वागत कर रहे हों। सोचन बिना कुछ बोले उस नज़ारे को देखता रहता है। अब उसके सामने न कोई पद था, न कोई सम्मान, बस एक बिल्कुल नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ बढ़ती है। ब्रांच मैनेजर इमचोंग को मास्टर वंग के साथ तय की गई निजी मुलाकात के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही वह उस आलीशान और रोशनी से जगमगाते भवन में पहुंचता है, उसके मन में पहला ही ख्याल आता है कि बिना किसी वजह बताए इस तरह निजी कमरे में बुलाना बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। वह मन ही मन बड़बड़ाता है कि मास्टर वंग की पुरानी आदत आज भी नहीं बदली। हर समस्या का हल उसे दावत, शराब और ऐशो आराम में ही दिखाई देता है। इतने साल बाद भी वोंगॉन का घमंडी रवैया इमचोंग को पहले की तरह ही खटक रहा था। लेकिन इस समय उसके दिमाग में यांगचू परिवार का हत्याकांड भी लगातार घूम रहा था। उसे याद आता है कि सिर्फ 1 महीने पहले जब वह यांगचू से मिला था, तब सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। दोनों के बीच किसी तरह की दुश्मनी या तनाव का कोई संकेत नहीं था। इतना ही नहीं, यांगचू के बेहद करीबी दोस्त और जो मैनर के मुखिया ने भी दावा किया था कि उसे किसी झगड़े या धमकी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इमचोंग और बोनसोंग दोनों को उसकी बातें कुछ अजीब लगी थीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि वह जानबूझकर कोई बड़ा राज छिपा रहा है। मामला तब और भी संदिग्ध हो गया था जब उसने बताया कि इमचोंग के वहां पहुंचने से ठीक पहले मास्टर वोंग उसके घर आया था। उस घटना का जिक्र करते समय उसका व्यवहार बेहद घबराया हुआ था और वह बार बार बात घुमाने की कोशिश कर रहा था। इमचोंग के मन में शक पैदा होने लगा कि शायद वोंग गॉन ने पहले ही उसे किसी तरह धमकाकर चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि बिना सबूत के वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहता था। ऊपर से शिन्हुआ सिंडिकेट का ऑर्थोडॉक्स अलायंस से जुड़ा होना मामले को और भी संवेदनशील बना रहा था। इन्हीं सोचों में डूबा इमचोंग आखिर उस निजी कक्ष के दरवाजे तक पहुंच जाता है। दरवाजा खुलते ही वह खुद को मन ही मन सतर्क रहने की याद दिलाता है। अंदर मास्टर वोंग बड़े खुशमिजाज अंदाज में उसका स्वागत करता है।
सामने सजा हुआ भव्य भोज देखकर इम चोंग को तुरंत एहसास हो जाता है कि इतनी खातिरदारी के पीछे जरूर कोई बड़ा मकसद छिपा है। इम चोंग सम्मान के साथ झुककर अभिवादन करता है। वोंग गॉन मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा करता है और पूछता है, सफर कैसा रहा? फिर वह बड़ी सहजता से यंगचू मामले की जांच का जिक्र छेड़ देता है। इम चोंग भी बिना कोई गोपनीय जानकारी बताए सिर्फ इतना कहता है कि जांच जारी है। इस पर वोंगॉन बनावटी दुख जताते हुए उस दुखद घटना पर अफसोस प्रकट करता है। उधर पीछे खड़ा उसका भरोसेमंद सलाहकार हल्की सी चालाक मुस्कान के साथ ये सब देख रहा था। वोंगॉन जाम उठाकर टोस्ट देता है, लेकिन इम चोंग उसके चेहरे को ध्यान से देखता रहता है। वह इस आदमी से जुड़े अनगिनत अपराधों और अफवाहों से पहले ही परिचित था। फिर भी मजबूरी ऐसी थी कि उसे सब कुछ देखकर भी अनदेखा करना पड़ रहा था। हाथ में जाम पकड़े पकड़े वह मन ही मन सोचता है कि क्या इस दुनिया में सचमुच न्याय और ईमानदारी जैसी कोई चीज बची भी है या नहीं। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद आखिरकार वोंगॉन अपनी मुस्कान के साथ असली मुद्दे पर आता है। वह इमचोंग की तरफ देखते हुए कहता है, आज मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ दावत के लिए नहीं बुलाया। दरअसल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वोंगॉन आखिरकार अपनी बात शुरू करते हुए कहता है कि उसका गुट एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। यह सुनकर इमचोंग औपचारिक मुस्कान के साथ उसे बधाई देता है और पूछता है, आखिर किस तरह का बिजनेस? वोंगॉन की आंखों में लालच भरी चमक उभर आती है। वह मुस्कुराते हुए अपना असली इरादा बताता है कि वह एक विशाल आयरन वर्कशॉप बनवाने वाला है। फिर बड़ी चालाकी से कहता है, नई शुरुआत के साथ थोड़ी बहुत अफवाहें तो फैलती ही हैं। उसकी यह बात सुनते ही इमचोंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे साफ समझ आने लगता है कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। तभी वोंगॉन धीरे से मेज पर रखा एक सुनहरा डिब्बा उसकी तरफ सरका देता है और कहता है, बस इतना करना, अगर कोई बुरी खबर फैले तो उसे अनदेखा कर देना। जैसे ही इमचोंग वह डिब्बा खोलता है, उसके भीतर से हल्की सी चमक निकलती है। अंदर रखी चीज देखकर वह पूरी तरह दंग रह जाता है। वह एक बेहद दुर्लभ 100 ईयर ओल्ड रूट थी, जो किसी मार्शल आर्टिस्ट की लगभग 10 साल की इंटरनल एनर्जी के बराबर शक्ति बढ़ाने की क्षमता रखती थी। इम चोंग तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और साफ शब्दों में उस भारी भरकम रिश्वत को ठुकरा देता है। लेकिन वोंगॉन बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वह शांत स्वर में कहता है, इसे रख लो। फिर वह और भी नीच चाल चलता है। वह इम चोंग के बेटे का जिक्र करते हुए कहता है, यह दवा तुम्हारे बेटे की ट्रेनिंग में बहुत काम आएगी। उसके चेहरे पर अब डराने वाली मुस्कान फैल चुकी थी। वह धीमी आवाज में कहता है, उम्मीद है तुम मेरे इस तोहफे का अपमान नहीं करोगे। उधर दूसरी तरफ मूनोंग ब्रांच में सोचन पूरी शांति के साथ स्थानीय केस फाइल्स पढ़ रहा था। बोनसोंग मन ही मन सोच रहा था कि शुरुआत में उसे सोचोन के बड़े नाम और पुराने रुतबे की वजह से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि यह आदमी बिना शिकायत किए लगातार काम करने वाला इंसान है। वह तो मन ही मन खुश भी हो रहा था कि सोचियोन के आने से उसका आधा काम कम हो गया है। इसी सोच के साथ वह एक और फाइल सोचियोन के सामने रख देता है। फाइल देखते ही सोचियोन की नज़र तेजंग गैंग के खिलाफ दर्ज कई हरासमेंट कंप्लेंट्स पर पड़ती है। लगभग सभी शिकायतें उसी गैंग से जुड़ी हुई थीं। बोनसोंग कहता है, इन सभी शिकायतों को जांग मेन ब्रांच भेज देते हैं, आगे का फैसला वहीं से आएगा। लेकिन सोचियोन तुरंत उसकी बात से असहमत हो जाता है। वह शांत स्वर में कहता है, इतने छोटे गैंग के लिए मेन ब्रांच का इंतजार करना बेकार है, इसे हम खुद भी संभाल सकते हैं। ये सुनते ही बोनसोंग थोड़ा घबरा जाता है। वह समझाता है कि तेजांगांग का लीडर एक अनुभवी और मशहूर मार्शल आर्टिस्ट है। सोचियोन बिना भाव बदले उसकी तरफ देखता है और पूछता है, या फिर तुम उस गैंग से रिश्वत लेते हो? ये सुनते ही बोनसोंग गुस्से से उछल पड़ता है और तुरंत इनकार करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर वह साफ साफ मानता है कि वह भी उस गैंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन एक बड़ी समस्या है। अफवाहों के मुताबिक शिन्हुआ सिंडिकेट उनका समर्थन कर रहा है। सोचियोन पहली बार शिन्हुआ सिंडिकेट का नाम सुनकर पूछता है, यह शिन्हुआ सिंडिकेट आखिर है क्या? बोनसोंग बताता है कि उनका प्रभाव इतना बड़ा है कि उन्होंने पिछले ब्रांच मैनेजर तक को उसके पद से हटवा दिया था। वह सोचियोन को चेतावनी देते हुए कहता है, अगर हमने तेजंगांग को छेड़ा तो शिन्हुआ सिंडिकेट हमारे पीछे पड़ जाएगा। ये सुनकर सोचियोन हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है मुझे पहले वाली रिश्वत ही ले लेनी चाहिए थी। उसकी यह बात सुनकर बोनसोंग पूरी तरह उलझ जाता है। वह याद दिलाता है, हम म्यूरियम अलायंस के वॉरियर्स हैं। फिर खुद ही धीरे से मान लेता है कि रिश्वत लेने की बात मानना शायद डर स्वीकार करने से कम शर्मनाक लगता। सोचियोन बस उसे एक ठंडी नज़र से देखता है। अगले ही पल पूरे ब्रांच ऑफिस में गहरी खामोशी छा जाती है। बोनसोंग पूरा किस्सा सुनाते हुए अपने बॉस इमचोंग के सामने गुस्सा निकालने लगता है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सोचियोन इतनी बेबाकी से ऐसी बातें कैसे कह सकता है।
इमचोंग गहरी सांस लेकर पूछता है, जब उसने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की तब तुमने पलटकर कुछ कहा क्यों नहीं? बोंसोंग कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमे स्वर में कहता है, कह ही नहीं पाया। इमचोंग को पहले लगा कि शायद सोचेओन के एलिट यूनिट वाले रुतबे की वजह से बोंसोंग डर गया होगा, लेकिन बोंसोंग गंभीर चेहरे के साथ सिर झुकाकर कहता है, नहीं, बात वो नहीं थी। मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि सोचेओन जो कह रहा था वो सच था। वह सोचेओन की वही बात दोहराता है कि हम लोग डरपोक कहलाने से बेहतर भ्रष्ट कहलाना पसंद करेंगे। ये कहते कहते बोनसोंग का चेहरा उतर जाता है। वह स्वीकार करता है कि उस समय उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी। उसे सच में लगा कि रिश्वतखोर कहलाना शायद डरपोक कहलाने से कम शर्मनाक है। इमचोंग उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, दिल पर मत लो, सोचेओन अभी अभी यहाँ आया है, उसे अभी यहाँ की परिस्थितियों का पता नहीं है। लेकिन बोनसोंग इस बार जोश में आ जाता है और कहता है, तो क्या हम तेजांगांग को हमेशा यूं ही छोड़ देंगे? क्या हमें जाकर उन्हें खत्म नहीं कर देना चाहिए? इमचोंग शांत स्वर में जवाब देता है, तुम अभी उनके लीडर को नहीं हरा सकते। ये सुनते ही बोनसोंग बेबस होकर अपनी कमजोरी पर झुंझला उठता है। आखिर में इमचोंग उसे आदेश देता है, बस अब जाकर आराम करो, कल पेट्रोल भी करनी है। बोनसोंग अनमने मन से हामी भरता है और बाहर निकलने लगता है। दरवाजा बंद करने से पहले वह मुस्कुराकर कहता है, गुड नाइट सर, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। कमरे में अकेले रह जाने के बाद इमचोंग धीरे धीरे कलम उठाता है और एक आधिकारिक पत्र लिखने की तैयारी करता है। लेकिन लिखने से पहले उसका हाथ हल्का सा कांप जाता है। वह सिर पकड़कर मन ही मन बुदबुदाता है कि सच तो ये है, वह और बोनसांग दोनों एक जैसे ही डरपोक इंसान हैं। अगली सुबह मूनोंग विलेज का बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। बोनसोंग और सोचेओन साथ साथ पेट्रोल पर निकले थे। दोनों चुपचाप चल रहे थे, लेकिन बीच बीच में एक दूसरे की तरफ अजीब सी नजरों से देख भी लेते थे। आखिर सोचेओन ही चुप्पी तोड़ते हुए पूछता है, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? बोनसंग थोड़ा चौंक जाता है और तुरंत कहता है, न नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ड्यूटी खत्म होने के बाद चलिए साथ में कुछ पीते हैं। मन ही मन वह सोच रहा था कि सोचोन जैसा पूर्व एलीट कमांडर शायद गांव की साधारण पेट्रोल से बुरी तरह ऊब रहा होगा। तभी अचानक बाजार में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज गूंजती है। दोनों उधर देखते हैं तो कुछ गुंडे एक बूढ़े दुकानदार से जबरन 30% प्रोटेक्शन फी मांग रहे थे। बूढ़ा आदमी गुस्से में उनका विरोध कर रहा था। बोनसोंग तुरंत पहचान जाता है कि यही वही व्यक्ति है जिसने तेजांगांग के खिलाफ बार बार शिकायतें दर्ज कराई थीं। सोचन हल्की सी मुस्कान के साथ बोनसोंग की तरफ देखकर कहता है, लगता है अब वही ड्रिंक पीने का सही मौका आ गया। बोनसोंग का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। अगले ही पल गुंडे उस बूढ़े आदमी को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। हंसते हुए कहते हैं, जा फिर से मुरिम अलायंस में शिकायत कर देना। बस फिर क्या था, बोनसोंग तुरंत आगे बढ़ता है और बूढ़े आदमी को बचाते हुए ऊंची आवाज में कहता है, तुम सबको जबरन वसूली और हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इतना कहकर वह अपनी सोर्ड निकाल लेता है और सख्त आवाज में आदेश देता है, सभी लोग अपने हथियार जमीन पर डाल दो। लेकिन गैंग का लीडर बिल्कुल नहीं डरता। वह बेअदबी से बोनसोंग के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहता है, क्या बात है, आज बड़ा जोश चढ़ा हुआ है, लगता है बॉस ने अच्छी डांट लगाई है। इसी बीच बोनसोंग की नज़र जमीन पर पड़े उस बूढ़े आदमी पर जाती है। वह बुरी तरह घायल था और लगातार खून खांस रहा था। ये दृश्य देखते ही बोनसोंग का गुस्सा फूट पड़ता है। बिना एक पल गंवाए वह जोरदार मुक्का गैंग लीडर के चेहरे पर दे मारता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। वह दहाड़ कर कहता है, अब देखता हूं इसकी कीमत चुकाने की हिम्मत है या नहीं। बाकी गुंडे यह देखकर घबरा जाते हैं। कोई चिल्लाता है, ये पागल हो गया है। अगले ही पल सभी अपनी तलवारें निकालकर बोनसोंग पर एक साथ टूट पड़ते हैं। बोनसोंग तुरंत अपनी आयरन सोर्ड निकालकर लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है। वह तेजी से उनके हमलों को चकमा देता है और पलटवार शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सोचन अब भी हाथ बांधे आराम से खड़ा पूरा नजारा देख रहा था। वह हल्के व्यंग्य में कहता है, इनमें से एक भी असली मार्शल आर्ट्स नहीं जानता। उधर बोनसोंग एक गुंडे से आमने सामने भिड़ जाता है। दोनों की तलवारें तेजी से टकराने लगती हैं और चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। तभी बोनसोंग एक सटीक वार करता है। गुंडे की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और अगले ही पल उसकी बांह गहरी तरह कट जाती है। वह दर्द से चीख उठता है, आह मेरा हाथ। बोनसोंग अपने गिरे हुए दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और गरज कर कहता है, मुरिम अलायंस के खिलाफ हथियार उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अभी भी हथियार डाल दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन तभी एक विशालकाय गुंडा चुपके से उसके पीछे पहुंच जाता है। उसने अपनी तलवार ऊपर उठा ली थी और वह पीछे से वार करने ही वाला था। बोनसोंग को खतरे का एहसास बहुत देर से होता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, लेकिन उससे पहले ही धड़ाम
बोन संग बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और एक ही जोरदार वार में उस विशाल गुंडे को कई कदम दूर उड़ा देता है। हमला होने से पहले ही वह आदमी हवा में जा गिरता है। पहली बार बोन संग ने अपनी शक्ति दिखाई। चाम अपनी छोटों से लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा वो गुंडा फिर भी घमंडी मुस्कान के साथ चिल्लाकर कहता है कि वह उन दोनों को जान से मार देगा। उसे गुस्सा इस बात का था कि ये लोग सिर्फ तलवार पकड़ लेने की वजह से खुद को सबसे बड़ा समझ रहे थे। लेकिन उसकी धमकी पूरी भी नहीं हो पाती कि तभी एक परछाई बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ती है। अगले ही पल सोचन बिना एक शब्द बोले उसकी छाती पर इतना जोरदार वार करता है कि गुंडा सबके सामने खून उगल देता है और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। ये नज़ारा देखकर बॉनसंग भी कुछ पल के लिए दंग रह जाता है। लेकिन अगले ही पल उसे उस गुंडे की पीछे से हमला करने वाली हरकत याद आती है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दांत भींचते हुए अपनी सोड उठाता है और गरज कर कहता है, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह सीधे उसकी गर्दन पर वार करने दौड़ पड़ता है। लेकिन ठीक उसी पल सोचेन आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। तलवार की नोक गुंडे की गर्दन से बस कुछ इंच दूर रुक जाती है। मौत को इतना करीब देखकर गुंडे के पूरे शरीर में डर से कंपकंपी छूट जाती है। सोचियों गंभीर नजरों से बॉन्सोंग को देखकर कहता है, गलत मत समझना, मैं इसे बचाने के लिए तुम्हें नहीं रोक रहा। इसने पीछे से हमला किया था। अगर इसे छोड़ भी दोगे तो ये कभी सीधी जिंदगी नहीं जिएगा। मौका मिलते ही बदला लेने वापस आएगा। उधर घायल गुंडा रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कसम खाता है कि वह दोबारा कभी कुछ नहीं करेगा। लेकिन सोचोन उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता। वह बोनसोंग का हाथ पकड़े हुए शांत स्वर में कहता है, लेकिन किसी इंसान की जान लेना, ये फैसला तुम्हें अपनी अंतरात्मा से पूछकर लेना होगा। अगर आज पहली बार किसी की जान लोगे तो उस फैसले का बोझ पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। सोचों की बात सुनकर बॉनसोंग के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वह कुछ पल चुपचाप सोचता रहता है। आखिरकार वह गहरी सांस लेकर अपनी सोड वापस म्यान में रख देता है और धीमी आवाज में कहता है, आज के लिए इतना काफी है। सोचोन हल्का सा सिर हिलाता है, फिर बाकी गुंडों की तरफ मुड़कर ठंडी आवाज में आदेश देता है, सभी हथियार नीचे रखो और घुटनों के बल बैठ जाओ। इस बार कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। सारे गुंडे तुरंत अपने हथियार फेंक कर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। पूरा बाजार यह नजारा देखकर हैरान रह जाता है। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि तेजंगंग के लोग पहली बार इस तरह बेइज्जत हुए हैं। बोनसंग धीमी आवाज में सोचन से पूछता है, क्या आपको इसका पछतावा नहीं होगा? अब मामला बहुत बड़ा होने वाला है। उसके मन में डर था कि तेजांगांग अब चुप नहीं बैठेगा और शायद उसने सोचन के उकसाने पर जल्दबाजी कर दी। तभी पीछे से एक कांपती हुई आवाज आती है। घायल बूढ़ा दुकानदार धीरे धीरे उठकर बोनसोंग के पास आता है और कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़कर पूछता है, बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? इतना कहकर उसकी आंखें भर आती हैं। वह भावुक होकर बॉनसोंग का दिल से धन्यवाद करता है कि उसने उसकी जान बचाई। ये सुनकर बॉनसोंग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है। फिर उसकी नज़र आसपास खड़े गांव वालों पर पड़ती है। पहली बार सबके चेहरों पर डर की जगह राहत और मुस्कान दिखाई दे रही थी। ये देखकर बॉनसोंग सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत पहले आपकी मदद करनी चाहिए थी। तभी एक और गांव वाला आगे आता है और कहता है, अगर मुरिम अलायंस को गवाही चाहिए तो मैं तेजांगांग के खिलाफ गवाही दूंगा। उधर सोचोन आराम से घायल गुंडे के पास पहुंचता है और हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, क्या पहली बार तलवार लगी है? डरा हुआ गुंडा कांपते हुए सिर हिला देता है। अगले ही पल सोचन अपनी उंगली सीधे उसके जख्म में दबा देता है। गुंडा दर्द से जोर की चीख मार देता है। सोचन शांत स्वर में कहता है, देखा, ऐसे और भी ज्यादा दर्द होता है। इस दर्द को अच्छी तरह याद रखना। अगली बार किसी पर तलवार उठाने से पहले सोच लेना, क्योंकि सामने वाला भी तुम्हारे साथ यही कर सकता है। सोचेओन की ठंडी आवाज सुनकर वहां खड़े सभी लोग सन्न रह जाते हैं। फिर वह बॉनसोंग की तरफ देखकर पूछता है, अब भी लगता है कि मुझे इस फैसले पर पछतावा होगा? इस बार बॉनसोंग पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, आज मैंने जो किया उसका मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। सोचेओन भी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब तुम सच में मुरिम अलायंस के मार्शल आर्टिस्ट जैसे लग रहे हो। बोनसोंग समझ नहीं पाता कि सोचोन की उस मुस्कान का क्या मतलब था, लेकिन उसके दिल का सारा बोझ जैसे अचानक हल्का हो जाता है। सोचियोन आगे बढ़ते हुए कहता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। उस ड्रिंक को किसी और दिन के लिए बचाकर रखो, अब असली काम शुरू होने वाला है। कुछ देर बाद दोनों मैनसोंग ब्रांच वापस पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, पूरे दफ्तर में गुस्से से भरी आवाज गूंज उठती है, बोनसोंग। उधर सोचियोन आराम से एक तरफ बैठकर कागज देखने लगता है, जबकि मैनेजर इम चोंग गुस्से से मेज पर हाथ मारते हुए चिल्लाता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तेयांगंग को गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे हुई?
बोनसंग सिर झुकाकर माफी मांगने लगता है, लेकिन इमचोंग उसकी बात बीच में ही काटते हुए गरजता है, मुझे माफी नहीं सुननी। पहले ये बताओ कि इतना बड़ा बवाल खड़ा करने की जरूरत क्या थी। आगे हम देखते हैं कि बोनसोंग अपने मैनेजर के सामने सिर झुकाकर बिल्कुल चुप खड़ा रहता है। वह एक भी बहाना नहीं बनाता और बिना कुछ बोले पूरी डांट सुनता रहता है। उधर इमचोंग परेशान होकर अपना हाथ सिर पर रख लेता है और गुस्से में पूछता है, सच सच बता, ये बेवकूफ़ी सोचन के बहकावे में आकर की है ना। ये सुनकर बोनसोंग अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसके दिमाग में सोचन की वो बात गूंजने लगती है जब उसने मुस्कुराते हुए कहा था कि अब वह सच में मुरिम अलायंस का मार्शल आर्टिस्ट लग रहा है। कुछ पल सोचने के बाद बोनसोंग हिम्मत जुटाकर सिर उठाता है और पूरे आत्मविश्वास से कहता है, नहीं, ये फैसला मेरा था। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट होकर अपनी आंखों के सामने इतना अत्याचार और नहीं देख सकता था। बोनसंग की आंखों में आया यह बदलाव देखकर इमचोंग खुद हैरान रह जाता है। वह समझ जाता है कि सोचियोन ने सिर्फ 2-3 दिनों में ही इस लड़के की सोच पूरी तरह बदल दी है। फिर वह पूछता है, अब आगे क्या करने वाले हो। बोनसंग बिना झिझक जवाब देता है, मैं तेजोंगांग के सभी गिरफ्तार गुंडों को शांगमेन ब्रांच भेजूंगा। इमचोंग तुरंत उसकी बात काटते हुए कहता है, वहां कोई उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, उल्टा उन गुंडों को छोड़ देंगे और प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन बोनसंग अपनी शर्ट कसकर पकड़ते हुए कहता है, अगर तेजोंगांग का सरगना हमेशा के लिए जेल पहुंच जाए तो मैं हर सजा मंजूर करूंगा। ये सुनते ही इमचोंग गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और झकझोरते हुए कहता है, असल दुनिया आदर्शों से नहीं चलती, होश में आओ, यहाँ सिर्फ सजा का डर नहीं है, तुम्हें नौकरी से निकाला भी जा सकता है और उससे पहले बिना किसी निशान के मरवा भी दिया जाएगा। इतना कहते कहते उसकी आंखें भीग जाती हैं। वह लगभग विनती करते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह अपनी जान गंवा दो। अभी के लिए सिर्फ लोगों के बयान ले लो, बाकी मैं खुद वांग गॉन से मिलकर यह मामला संभालने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर जैसे ही इमचोंग कमरे से बाहर निकलने लगता है, तभी ब्रांच लॉबी का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। सामने कई दुकानदार और गांव वाले जोर जोर से तेजोंगांग की गुंडागर्दी, धमकियों और वसूली की पूरी कहानी सुना रहे थे और उन सब के बीच सोचियोन बिल्कुल शांत बैठा था। वह एक एक पीड़ित को कागज देकर उनके बयान लिखवा रहा था और सभी शिकायतों को बड़े आराम से व्यवस्थित कर रहा था। एक व्यापारी बताता है कि उसकी पत्नी तक को उन गुंडों ने नहीं छोड़ा। सोचियों बिना कुछ कहे बस सबके बयान इकट्ठा करता रहता है। दरवाजे पर खड़ा इमचोंग ये सब देखकर कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी बोनसोंग भी लॉबी में पहुंचता है। वह अभी भी मैनेजर की बातें सोच ही रहा होता है कि तभी सुबह वाला घायल बूढ़ा दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराते हुए सम्मान से झुक जाता है। वह दिल से उसका धन्यवाद करता है। बोनसंग भी मुस्कुराकर उसे जवाब देता है और मन ही मन सोचता है कि आज उसने जो फैसला लिया था उसका उसे कभी पछतावा नहीं होगा। तभी अचानक धड़ाम, ब्रांच का दरवाजा जोर से खुलता है और एक भारी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, मैनेजर कहाँ है। आवाज सुनते ही बोनसंग का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत पहचान लेता है कि सामने तेजोंगांग का बॉस तेजोंग खुद चला आया है। चेहरे पर घमंडी मुस्कान लिए वह आराम से अंदर आता है और चारों तरफ नजर घुमाते हुए व्यंग्य में पूछता है, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है। उधर सोचियोन अपनी कुर्सी से जरा भी नहीं उठता। वह शांत स्वर में जवाब देता है, मैनेजर अभी यहाँ नहीं है। तेजोंग चारों तरफ बैठे लोगों को देखकर पूछता है, इतने लोगों को क्यों इकट्ठा किया है और ये सब क्या लिख रहे हैं। इतना कहकर वह सीधे मेज तक जाता है, एक बयान वाला कागज उठाता है और उस पर लिखे असॉल्ट और एक्सटॉर्शन के आरोप पढ़ने लगता है। अगले ही पल वह कागज मरोड़कर फेंक देता है और गुस्से में कहता है, मेरे आदमियों ने आखिर किससे पैसे लिए थे जो तुम सब कुत्ते यहाँ बैठकर शिकायतें लिख रहे हो। उसकी डरावनी मौजूदगी देखकर सारे दुकानदार कांपने लगते हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी वही बूढ़ा दुकानदार हिम्मत करके आगे बढ़ता है, मेज पर हाथ मारकर चिल्लाता है, तुझे अच्छी तरह पता है वो पैसे कहाँ से आए थे, हमारी मेहनत की कमाई। यहाँ तक कि मेरी बेटी की दवा के लिए जो पैसे जोड़े थे वो भी तेरी जेब में गए हैं। ये सुनते ही तेजोंग धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आता है और उसके कान में ठंडी आवाज में फुसफुसाता है, सुना है तेरी बेटी अभी भी शानी रीजन में रहती है और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं, है ना। बस इतना सुनते ही बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों के सामने खून से लथपथ तस्वीरें घूमने लगती हैं। वह डर के मारे कांपने लगता है। तेजोंग हल्की मुस्कान के साथ पीछे हटता है और ऊंची आवाज में कहता है, लगता है तुम लोगों ने प्रोटेक्शन फी का मतलब ही गलत समझ लिया। ये सब देखकर बोनसोंग का खून खौल उठता है। मुरिम अलायंस की ब्रांच के अंदर खड़े होकर भी ये लोग खुलेआम पीड़ितों को धमका रहे थे, जैसे यहाँ उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता।
आगे हम देखते हैं कि तेजोंगांग का एक गुंडा जोर से चिल्लाकर सबको धमकाता है, चलो सब लोग यहाँ से निकलो और अपने अपने काम पर लग जाओ। लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता। उधर बोनसोंग चुपचाप सोचोन की तरफ देखता है, मानो उसके अगले कदम का इंतजार कर रहा हो। लेकिन सोचोन बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ बोले पूरा फैसला फिर से बोनसोंग के हाथ में छोड़ देता है। बोनसोंग तुरंत समझ जाता है कि सोचोन एक बार फिर वही कर रहा है। बिना कुछ कहे उसे खुद फैसला लेने के लिए मजबूर कर रहा था। उसे बाजार वाली घटना याद आ जाती है, जब इसी तरह उसने खुद आगे बढ़कर गुंडों को गिरफ्तार किया था। इस बार भी वह पीछे हटने वाला नहीं था। बोनसोंग ऊंची आवाज में सबको आदेश देता है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सब लोग अपने अपने बयान पूरे लिखेंगे। ये सुनते ही पहले गिरफ्तार हुआ एक गुंडा अपने बॉस की तरफ इशारा करके चिल्लाता है, बॉस, यही है जिसने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया था। तेजोंग मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बोनसोंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो तुम हो जिसने इतनी हिम्मत दिखाई थी। फिर वह ठंडी आवाज में आगे कहता है, आज मेरा मूड अच्छा है, अगर अभी मेरे आदमियों को छोड़ दोगे तो मैं इस बार बात यहीं खत्म कर दूंगा। बोनसोंग उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहता है। उसी पल उसके अंदर का सारा डर जैसे गायब हो जाता है। वह गहरी सांस लेकर दृढ़ आवाज में कहता है, तेजोंग, मुरिम अलायंस के अंदर गवाहों को धमकाने के आरोप में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। अपनी सोड नीचे रखो और घुटनों के बल बैठ जाओ। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। तेजोंग की आंखें गुस्से से फैल जाती हैं। वह तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहता है, लगता है धूप में खड़े खड़े तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पागल कुत्ते को एक ही वार में खत्म कर देना चाहिए। फिर उसकी आवाज और भी खतरनाक हो जाती है, सच सच बता, क्या तू यहीं मरना चाहता है? इतना कहकर वह अपनी सोड की मूठ पर हाथ रख देता है और धीरे धीरे तलवार बाहर निकालने लगता है। बोनसोंग एक नजर में समझ जाता है कि तेजोंग की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। ये लड़ाई बाजार वाले गुंडों जैसी बिल्कुल नहीं होने वाली थी। तभी सोचोन आराम से आगे बढ़ता है और बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, तलवार मत निकालना वरना यहीं मर जाओगे। तेजोंग उसकी तरफ घूर कर देखता है। सोचोन बिना घबराए आगे कहता है, मुरिम अलायंस की ब्रांच के अंदर अगर कोई चेतावनी के बाद भी हथियार निकालता है तो कानून के मुताबिक उसे उसी समय मार गिराया जा सकता है। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ बोनसोंग की तरफ देखकर कहता है, टीम लीडर, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बोनसोंग बिना एक पल गंवाए सिर हिलाकर कहता है, कानून बिल्कुल यही कहता है। ये सुनते ही तेजोंग और भड़क जाता है। उसे लगता है कि ये दोनों नए लड़के उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अगले ही पल वह पूरी ताकत से अपनी सोड बाहर खींच लेता है और गुर्राकर कहता है, अब बताओ क्या कर लोगे? बस सोचियन इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह अचानक जोर से चिल्लाता है, अलायंस ब्रांच के अंदर हमला, सभी लोग गवाहों की सुरक्षा करो। उसकी आवाज गूंजते ही वह बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है। सामने रखी कुर्सी को एक लात से हटाता है और पलक झपकते ही तेजोंग के सामने पहुंच जाता है। अगले ही पल उसकी एक जबरदस्त किक सीधे तेजोंग के चेहरे पर पड़ती है। वार इतना भयानक था कि तेजोंग के मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ता है और उसका पूरा शरीर हवा में उछलकर कई फीट दूर जा गिरता है। वह सीधा ब्रांच के लकड़ी के काउंटर से टकराता है और उसे तोड़ते हुए जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। पूरे हॉल में धूल उड़ जाती है। कुछ पल बाद जब धूल बैठती है तो हर कोई सांस रोके उस तरफ देख रहा होता है। तेजोंग बिल्कुल बेहोश पड़ा था और जरा भी नहीं हिल रहा था। उसके आदमी घबराकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। वहीं बोनसोंग भी तुरंत उसके पास पहुंचता है। वह घुटनों के बल बैठकर उसकी गर्दन पर हाथ रखकर नब्ज टटोलता है। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। तेयोंग का दिल धड़कना पूरी तरह बंद हो चुका था। उसके चेहरे पर भयानक चोट थी और एक ही वार ने उसकी जान ले ली थी। बोनसोंग अविश्वास से धीरे धीरे सोचोन की तरफ देखता है, मानो जवाब ढूंढ रहा हो। लेकिन सोचोन बस गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए बिल्कुल सामान्य आवाज में कहता है, लगता है गिरते समय इसका सिर गलत जगह टकरा गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात होते होते मूनोंग ब्रांच में कुछ देर के लिए शांति लौट आती है। पूरे मामले को आधिकारिक तौर पर एक दुर्घटना मान लिया गया था। बोनसोंग अकेले आंगन में चलते हुए दिन भर की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। बाहर से सब कुछ एक्सीडेंट मान लिया गया था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सच में यह सिर्फ एक हादसा था या सोचियोन ने यह सब पहले से सोच समझकर किया था? उसे सोचियोन की वही रहस्यमयी मुस्कान याद आती है जब उसने म्यूरिम अलायंस के कानून की पुष्टि उससे करवाई थी। तभी बोनसोंग को पहली बार एहसास होने लगता है कि शायद सोचियोन ने शुरू से आखिर तक हर चाल पहले ही सोच रखी थी। युवा बोनसोंग को याद आता है कि वेटरन ने जानबूझकर तेजांग को उकसाया था ताकि वह गुस्से में अपनी तलवार निकालने की सबसे बड़ी गलती कर बैठे। इन सारी बातों को जोड़ते हुए बोनसोंग को शक होने लगता है कि एक ही किक से उस अपराधी की मौत भी सोचियोन की
पूरी तरह सोची समझी योजना थी। शुरू से ही वेटरन हर मामले को कानून के दायरे में रहते हुए सुलझाता आया था, ताकि मुरिम अलायंस के नाम पर कोई दाग न लगे। अब अपने शक की पुष्टि करने के लिए बॉनसॉन्ग तय करता है कि उसे सोचोन से सीधे बात करनी होगी। तभी अचानक बॉनसॉन्ग को अलायंस ब्रांच की एक फेंस के पास कुछ अजीब हलचल दिखाई देती है और वह तुरंत रुककर देखने लगता है कि आखिर वहां क्या हो रहा है। लेकिन कोर्टयार्ड में जो नज़ारा उसके सामने आता है, उसे देखकर युवा योद्धा पूरी तरह दंग रह जाता है। वह देखता है कि सोचियोन उल्टा खड़े होकर हैंडस्टैंड पुशअप्स कर रहा है। बॉनसंग हैरानी से सोचता है कि आखिर 38 साल का एक आदमी इतनी जबरदस्त और मजबूत फिजिक कैसे बनाए रख सकता है। तभी उसकी नज़र वेटरन की पीठ पर पड़े गहरे स्कार्स पर जाती है। उन पुराने और भारी बैटल स्कार्स को देखकर उसे एहसास होता है कि इतनी चोटों के बावजूद सोचन हर दिन बिना रुके अपनी ट्रेनिंग करता है। बॉनसॉन्ग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह खुद एक डेडिकेटेड वॉरियर होने का असली मतलब कब का भूल चुका था। सोचन को इतनी मेहनत करते देखकर बॉनसंग को अपना पुराना सपना याद आता है। यही वो मार्शल आर्टिस्ट था जैसा वह खुद कभी बनना चाहता था। इस एहसास से उसका दिल भर आता है और वह भावुक होकर सोचियोन को आवाज लगाता है, बिग ब्रो। अचानक आवाज सुनकर सोचियोन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। हालांकि वेटरन तुरंत खुद को संभालते हुए अपनी यूजुअल एजिलिटी के साथ दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। सोचियोन अपने पसीने से भीगे शरीर को पोंछते हुए पीछे मुड़ता है और हैरानी से पूछता है कि अभी टीम लीडर ने उसे क्या कहा। इसके जवाब में बॉनसॉन्ग पूरे सम्मान के साथ फॉर्मल मार्शल आर्ट्स ग्रीटिंग करता है। अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को बाएं हाथ की हथेली से जोड़ता है और वेटरन के सामने झुक जाता है। पूरी सिंसेरिटी के साथ वह कहता है कि वह सोचियोन की सेवा करना चाहता है और उसे अपना स्वॉन बिग ब्रदर मानकर उसके साथ चलना चाहता है। बॉनसंग की आंखों में एडमिरेशन साफ दिखाई दे रही होती है और वह लगातार सोचन को बिग ब्रो कहकर अपनी पूरी लॉयल्टी दिखाता है। सोचन उसकी इस ड्रामेटिक और अचानक आई लॉयल्टी से थोड़ा परेशान होकर थकी हुई सांस छोड़ता है। वह हाथ हिलाकर उसे ये सब नॉनसेंस बंद करने और अपने कमरे में जाकर आराम करने को कहता है। वेटरन साफ कहता है कि अगर वह हर उस इंसान को अपना लिटिल ब्रो बना ले जो उससे ये रिश्ता मांगता है, तो अब तक उसके हजारों लिटिल ब्रोज होते। लेकिन बॉनसंग पीछे हटने को तैयार नहीं होता और कहता है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वह सिर्फ बाकी लोगों में से एक होगा। उसकी इस जिद और जुनून को देखकर सोचन थोड़ा इंट्रीग्ड हो जाता है। वह आखिरकार उससे पूछता है कि वह इतनी बुरी तरह उसका लिटिल ब्रदर बनना क्यों चाहता है। अचानक बॉनसॉन्ग कबूल करता है कि यहाँ उसकी जिंदगी बेहद बेकार चल रही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना हमेशा से आयरन सोर्ड यूनिट में शामिल होना रहा है और उसे लगता है कि सोचियोन ही उसे उस मंजिल तक पहुंचा सकता है। अनुभवी योद्धा अपनी कमर का पट्टा बांधते हुए गंभीरता से उसे समझाता है कि अपनी जिंदगी की दिशा बदलना कोई आसान काम नहीं है। बॉनसंग पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि वह इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। फिर मजाक करते हुए कहता है कि सोचियोन का इतना अनौपचारिक व्यवहार ही इस बात का सबूत है कि उसे पहले ही अपना भाई मान लिया गया है। बहस से हार मानते हुए सोचियोन उसे अब जाकर सोने के लिए कहता है और याद दिलाता है कि आज उसने बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी है, इसलिए उसे अच्छी तरह आराम करने की जरूरत है। बॉनसॉन्ग खुशी से अपने नए बड़े भाई को शुभ रात्रि कहता है और सोचियोन को उसके निजी कमरे में जाते हुए देखता रहता है। इसके बाद वह खुद से मुस्कुराता है और सोचता है कि वह यह पूछना ही भूल गया कि गैंग बॉस की मौत जानबूझकर हुई थी या नहीं। लेकिन अब उसे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन बॉनसॉन्ग उठते ही गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे चिंता होती है कि जब मैनेजर को पूरी सच्चाई पता चलेगी तब उसका गुस्सा कितना भयंकर होगा। लेकिन ऑफिस पहुंचने पर वह देखता है कि मैनेजर चोंग रिपोर्ट देखते हुए उल्टा काफी राहत महसूस कर रहा है। वह हैरानी से कहता है कि आखिरकार सब कुछ बेहतर ही हुआ। बॉनसंग उसके सकारात्मक रवैये से चौंक जाता है। मैनेजर समझाता है कि गैंग खुद अलायंस की शाखा में घुसकर हंगामा करने आया था और इस तरह उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी थीं। इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होना गलत नहीं था। मैनेजर इमचोंग आगे कहता है कि आखिरकार अच्छा ही हुआ कि उनका सामना मास्टर वांगगॉन से नहीं हुआ। फिर इमचोंग अपनी उंगलियां टेबल पर थपथपाते हुए सोचता है कि टाइजोंग कितना भी हिंसक क्यों न रहा हो, वह इतना बेवकूफ नहीं था कि सबसे पहले खुद अलायंस की शाखा पर हमला करता। इसके बाद मैनेजर अचानक घूमकर सोचेओन को घूरता है और सीधा सवाल करता है कि क्या उसने पूरी घटना जानबूझकर सेट की थी और सब कुछ पहले से प्लान किया था। बॉनसॉन्ग तुरंत सोचियों के बचाव में आगे आता है और कहता है कि उस अपराधी का गुस्सा बहुत खराब था और उसके बड़े भाई ने तो सिर्फ अलायंस के सख्त कानूनों का पालन किया था। ये सुनते ही इम चोंग पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। युवा टीम लीडर के मुंह से उस नए आदमी के लिए अचानक बड़े भाई शब्द सुनकर उसकी हालत देखने लायक हो जाती है।
इस पूरी अजीब परिस्थिति के कारण मैनेजर के सिर में भयंकर दर्द होने लगता है। आखिरकार वह सोचेओन से कहता है कि वह उसके साथ बाहर आकर अकेले में बात करे। बोनसंग माहौल में बढ़ता तनाव समझ जाता है, इसीलिए वह दोनों को नमस्कार करके कमरे से बाहर निकल जाता है। दरवाज़ा धीरे से बंद होते ही कमरे में सिर्फ सुचौन और इम चोंग रह जाते हैं। सुचौन हमेशा की तरह बिल्कुल शांत और बेपरवाह नज़रों से अपने बॉस को देखता रहता है। इम चोंग गंभीर आवाज़ में कहता है कि उसे नहीं पता सोचियोन ने अपनी जिंदगी में किस तरह की चीजें देखी हैं, लेकिन वह उससे एक बात जरूर कहेगा, बोनसोंग को अपने इशारों पर नचाना बंद करे, क्योंकि वह अभी बहुत सीधा साधा और मासूम लड़का है। इम चोंग सोचियों की खामोशी से अपना आपा खो देता है और सख्त आवाज में उसे आदेश देता है कि वह युवा टीम लीडर को अपने इशारों पर नचाना बंद करे। लेकिन सोचियोन तुरंत तीखे अंदाज में पलटकर पूछता है कि क्या मैनेजर सिर्फ इसलिए ऐसा कह रहा है ताकि वह खुद बोनसोंग को अपनी सुविधा और निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करता रह सके। यह कड़वा सच सुनकर इम चोंग कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है और वह गुस्से में एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन सोचोन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं आता। वेटरन अपनी ठंडी और पैनी नजरों से लगातार अपने बॉस को घूरता रहता है। उसकी खामोश मौजूदगी में ही ऐसी दबाव भरी ताकत थी कि इम चोंग की हिम्मत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। आखिरकार मैनेजर पीछे हटने का फैसला करता है, थकी हुई सांस छोड़ता है और बहस खत्म करने के लिए सोचेओन को तुरंत अपने ऑफिस से बाहर निकल जाने का आदेश देता है। मन ही मन इम चोंग सोचता है कि अगर यह बातचीत थोड़ी और आगे बढ़ती तो शायद उसके मुंह से उसके अपने भ्रष्ट राज भी बाहर निकल जाते। वह सोचेओन को ऑफिस से बाहर जाते हुए देखता रहता है और डर के साथ महसूस करता है कि यह वेटरन इतना चालाक है कि शायद वह खुद ब्रांच मैनेजर को भी अपने खेल में इस्तेमाल कर रहा है। उधर हाल की घटना की खबर सेंट्रल मार्केट की व्यस्त गलियों में आग की तरह फैल जाती है। मूनोंग के गांव वाले हैरानी से चर्चा करते हैं कि टाइजोंग अपने आदमियों को छुड़ाने अलायंस की शाखा में गया था, लेकिन वहां एक नए योद्धा की लात खाने के बाद उसकी मौत एक दुर्घटना में हो गई। दूसरी तरफ एक आलीशान गाड़ी शिनुआ गैंग मैनर के सामने आकर रुकती है। एक पहरेदार घोड़ों को आते हुए देखता है, जबकि आसपास खड़े गुंडे आपस में बातें करते हुए इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि कोई साधारण सा नया भर्ती आदमी टाइजोंग को कैसे हरा सकता है। वे यही निष्कर्ष निकालते हैं कि दिवंगत गैंग बॉस की किस्मत ही खराब थी। तभी गाड़ी का पर्दा खुलता है और मास्टर वांगगॉन बाहर की तरफ देखता है। उसका एक आदमी उसे बताता है कि उसकी गैर मौजूदगी में एक काफी परेशान करने वाली घटना हो गई है। वह बताता है कि व्यापारी टाइजोंग गैंग के पतन का जश्न मना रहे हैं और मैनेजर इम चोंग भी पहले उससे मिलने आया था। ये सुनते ही वांगगॉन गुस्से से भर जाता है और इम चोंग को कोसते हुए पूछता है कि वह अपने ही आदमियों को संभालने में इतना नाकाम कैसे हो सकता है। तभी एक अधीनस्थ सुझाव देता है कि टाइजोंग की जगह जोंगबे को अगला गैंग बॉस बनाया जा सकता है। वह यह भी प्रस्ताव देता है कि वह खुद अलायंस की शाखा में जाकर मैनेजर से गिरफ्तार किए गए अपराधियों को छोड़ने की मांग कर सकता है, लेकिन वांगगॉन तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है। वह साफ कहता है कि इस समय बल प्रयोग करके कोई बड़ा हंगामा खड़ा करना सही नहीं होगा, क्योंकि वे इस इलाके में एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने के बेहद करीब हैं। शिनुआगंग का मास्टर अचानक एक अंधेरी और क्रूर मुस्कान देता है। उसके दिमाग में अब इससे कहीं ज्यादा चालाक और प्रभावी योजना आ चुकी थी। वह कहता है कि ऐसे संवेदनशील समय में मामलों को थोड़ी शालीनता और चालाकी से संभालना चाहिए, ताकि मुरिम अलायंस का ध्यान उनकी तरफ न जाए और उन पर अनावश्यक दबाव न बने। इसके बाद वांगगॉन अपने सबसे भरोसेमंद दाहिने हाथ हक्स को बुलाता है और उसे एक खास काम सौंप देता है। माहौल के बीच अलायंस के योद्धाओं का रोज का काम फिर से सामान्य रूप से चलता रहता है। तभी एक गार्ड मैनेजर के ऑफिस में आकर बताता है कि इम चोंग की पत्नी अभी अभी वहां पहुंची हैं और उनसे तुरंत बात करना चाहती हैं। महिला हाथ में एक छोटी सी सजी हुई लकड़ी की पेटी लिए झिझकते हुए ऑफिस में दाखिल होती है और उसके पीछे उनका छोटा बेटा लिटिल चैन भी आता है। उन्हें अचानक वहां देखकर मैनेजर तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और पूछता है कि वह लिटिल चैन को साथ लेकर अचानक यहाँ क्यों आई हैं। उसकी पत्नी चिंतित चेहरे के साथ बताती है कि उनके घर पर कुछ देर पहले एक रहस्यमयी तोहफा पहुंचाया गया है। कुछ अजीब से आदमी अचानक उनके घर में घुस आए और बस वह लकड़ी की पेटी छोड़कर चले गए। इसी वजह से उसे लगा कि उसे तुरंत यहाँ आकर इम चोंग को इसकी जानकारी देनी चाहिए। वह बताती है कि उसे लिटिल चैन को घर पर अकेला छोड़ने में डर लग रहा था, क्योंकि उसे आशंका थी कि वे आदमी दोबारा वापस आ सकते हैं। इसलिए वह लिटिल चैन को भी अपने साथ ले आई। वह घबराई हुई आवाज में पूछती है कि आखिर कोई परेशानी तो नहीं हुई है ना। इम चोंग बिना कुछ कहे उस लकड़ी की पेटी को घूरता रहता है। उसके चेहरे पर अचानक बेहद गंभीरता छा जाती है। अगले ही पल उसके माथे पर डर के कारण पसीना छलकने लगता है।
क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसका परिवार खतरे में है। उसकी पत्नी उसके बदले हुए चेहरे को देखकर चिंता से उसका नाम पुकारती है। अपनी घबराहट छिपाने के लिए इम चोंग जबरदस्ती मुस्कुराता है और कहता है कि सब ठीक है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह चांद को लेकर घर वापस चली जाए और किसी बात की चिंता न करे। वहीं कमरे के एक कोने में बैठा सुचियोन अपनी फाइलें देख रहा होता है, लेकिन उसकी नजरें इस पूरे परिवार के बीच हो रही बातचीत की हर छोटी बड़ी बात पर बनी रहती हैं। तभी सोचन को उस लकड़ी की पेटी से आती हुई एक बेहद खास खुशबू महसूस होती है। उस गहरी और मीठी सुगंध को पहचानते ही सोचन तुरंत समझ जाता है कि पेटी के अंदर एक बेहद दुर्लभ 100 साल पुरानी फ्लीस फ्लावर रूट रखी हुई है। इम चोंग अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपनी माँ के साथ घर वापस जाने के लिए कहता है। लिटिल चान खुशी खुशी अपने पिता की बात मान लेता है। सोचियन अपनी फाइलों में ही लगा रहता है, जबकि लिटिल चान बाहर जाने से पहले कुछ पल उसे उत्सुकता से देखता है। फिर ऑफिस से निकलने से पहले वह सोचन की तरफ बेहद शालीनता से झुककर एक प्यारा सा अभिवादन करता है। सोचन भी हल्के से सिर हिलाकर और एक नरम मुस्कान के साथ उसके अभिवादन का जवाब देता है। बच्चे के इतने अच्छे संस्कार देखकर उसके चेहरे पर भी थोड़ी गर्मजोशी दिखाई देती है। इम चोंग अपनी पत्नी और बेटे को ब्रांच के आंगन से होते हुए घर की ओर जाते देखता रहता है। उसके कंधों पर अपने फैसलों का भारी बोझ साफ महसूस हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही दोनों उसकी नजरों से ओझल होते हैं, इम चोंग का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वह लकड़ी की पेटी को इतनी मजबूती से पकड़ता है कि उसके हाथ की नसें तक उभर आती हैं। फिर वह गुस्से में वांगोन को कोसता है, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि यह पेटी कोई साधारण तोहफा नहीं, बल्कि उसके परिवार की जान को दी गई सीधी धमकी है। अगर उसने यह रिश्वत स्वीकार करके वांगोन के आदेश नहीं माने तो उसके परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इम चोंग को याद आता है कि जब उसके हाथ पहली बार उस बेशकीमती औषधि पर पड़े थे, तब उसने गैंग लीडर के भ्रष्ट प्रस्ताव को ठुकराने का कठिन फैसला लिया था। उसने उस समय भी शालीनता से रिश्वत लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब यह सोचकर उसका गुस्सा भड़क उठता है कि वांगोन ने उसके परिवार को ब्लैकमेल करने की हिम्मत कैसे की। इम चोंग गुस्से में कहता है कि वह मास्टर वांगोन का सामना करने जा रहा है। इतना कहते ही वह ऑफिस का दरवाजा जोर से पटक कर बाहर निकल जाता है और दोनों युवाओं को पीछे छोड़ देता है। बोंसंग अपने बॉस के अचानक गुस्से से परेशान और उलझन में पड़ जाता है। वह सोचियोन से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या उन्हें अभी उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। सोचियोन उल्टा उससे पूछता है कि क्या वह अपने बॉस के करीब नहीं है। वह समझाता है कि कोई योद्धा इस तरह तभी भड़कता है जब मामला रिश्वत या धमकी से जुड़ा हो। सोचियोन आगे कहता है कि मैनेजर ने पेटी खोले बिना ही अपना आपा खो दिया। इसका मतलब साफ है कि उसने पहले भी उस प्रस्ताव को ठुकराया था और अब उसके परिवार को निशाना बनाना सारी हदें पार कर चुका है। बोनसंग पेटी के अंदर की चीज के बारे में जानकर बुरी तरह चौंक जाता है, लेकिन तुरंत उसका ध्यान मैनेजर के खतरे पर चला जाता है। वह घबराकर कहता है कि उसे अभी जाकर अपने बॉस को बचाना होगा, लेकिन तभी वह रुक जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि वांगोन का सामना करने का मतलब हक्स का सामना करना भी है। हक्स एक बेरहम और निर्दयी हत्यारा है जिसकी ताकत गैंग के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग स्तर की है। बोनसंग को डर लगता है कि अगर वह अकेले गया तो हक्स की क्रूरता के सामने वह और मैनेजर दोनों मारे जा सकते हैं। हक्स के लिए लोगों को खत्म करना मानो रोजमर्रा का काम हो। कोई और रास्ता न देखकर और अकेले जाने से इनकार करते हुए बोनसंग झिझक कर सोचों की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वह इस मिशन में उसके साथ नहीं चलेगा। सोचियन आराम से अपनी फाइलें देखता रहता है और ठंडे अंदाज में पूछता है कि आखिर उसे इस सब की परवाह क्यों होनी चाहिए। बोनसंग चिढ़कर पूछता है कि जब कोई साथी खतरे में हो तो क्या उन्हें उसकी मदद के लिए आगे नहीं आना चाहिए। सोचियन उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि वे दोनों कब से एक दूसरे के साथी बन गए। फिर सोचियन उसे सीधी बात समझाता है कि जब वह इन बेकार की बहसों और ख्यालों में समय बर्बाद कर रहा है, तब ब्रांच मैनेजर और भी गहरे खतरे में फंसता जा रहा है। बोनसंग ये सुनकर चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि सोचियोन की कड़वी बात बिल्कुल सही है और अब बहस करने के लिए एक पल भी नहीं बचा। उसके दिमाग में अपने बॉस के साथ उन अपराधियों द्वारा कुछ भयानक किए जाने का ख्याल आने लगता है और वह घबरा जाता है कि किसी भी पल बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सोचियोन की इस बेफिक्री से पूरी तरह परेशान होकर बोनसंग गुस्से में चिल्लाता है कि यह स्थिति उसे पागल कर रही है। वह तेजी से बाहर निकलने के लिए दौड़ता है, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक रुक जाता है। उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर वह सोचियोन से इतनी बेबसी के साथ मदद क्यों मांग रहा है। अगले ही पल वह पलटता है और पूरे अधिकार के साथ चिल्लाता है कि यह उसके छोटे भाई की विनती नहीं, बल्कि अलायंस में अपने वरिष्ठ अधिकारी के रूप में दिया गया आधिकारिक मोबिलाइजेशन ऑर्डर है। सोचियोन दस्तावेज को मेज पर एक तरफ रख देता है और उस शब्द को दोहराते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से हंसता है।
उसे बॉनसोंग का अचानक इतना हिम्मत दिखाना काफी मजेदार लगता है। बोनसंग घबराकर अपनी लार निकलता है। उसे डर है कि उसका आदेश कहीं काम न करे, क्योंकि उसे सोचेओन के पुराने डिमोशन हिस्ट्री की बातें याद हैं, जिनमें सिर्फ हमला करने से कहीं ज्यादा गंभीर मामले शामिल थे। सोचेओन खड़ा होकर अपने हाथ फैलाता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक छोटे भाई के लिए बॉनसोंग काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जैसे वह सच में कोई सीनियर ऑफिसर हो। उधर शिनवागंग हॉल में मास्टर वांगोन संतुष्टि से हंसता है। वह सोचता है कि उसने जो मेडिसिनल हर्ब तोहफे के रूप में भेजी थी, उसने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से काम कर दिया। तभी मैनेजर इम चोंग हॉल के प्रवेश द्वार पर दिखाई देता है। उसके चेहरे पर बेहद गंभीर और दृढ़ भाव हैं। क्राइम बॉस वांगोन व्यंग्य से उसका स्वागत करते हुए पूछता है कि क्या वह ठीक चल रहा है। इम चोंग ठंडे स्वर में जवाब देता है कि वह बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, और वांगोन किसी और से ज्यादा अच्छी तरह जानता है कि क्यों। इम चोंग साफ कहता है कि टाइजोंग गांग का मामला अलायंस के कानून के अनुसार ही निपटाया गया था, लेकिन आज की बात पर वह छोटी मोटी बातचीत में समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वह लकड़ी की पेटी को जोर से वांगोन की मेज पर पटक देता है और कहता है कि वह उसका दिया हुआ तोहफा लौटाने आया है। वांगोन हल्की हंसी के साथ कहता है कि उसने वह औषधि मैनेजर के बेटे के लिए भेजी थी, जबकि साथ ही अपने आदमियों की रिहाई का इंतजाम करने को कहा था। फिर वह पूछता है कि इम चोंग उसे वापस क्यों कर रहा है। क्राइम बॉस जानबूझकर इम चोंग को उकसाते हुए पूछता है कि क्या वह सिर्फ इसलिए इतना गुस्सा दिखा रहा है क्योंकि लिटिल चान उसका असली बेटा नहीं है। अपने परिवार का यह निजी राज्य वांगोन के मुंह से सुनकर इम चोंग का गुस्सा फट पड़ता है। वह चिल्लाकर शिनवा गैंग लीडर को अपना मुंह संभालकर बात करने की चेतावनी देता है, लेकिन वांगोन और हक्स उसकी बात पर रुकने के बजाय और भी घटिया बातें करने लगते हैं। वे इम चोंग की पत्नी की खूबसूरती की तारीफ करते हुए इशारा करते हैं कि वे उससे खुद जाकर मिलने में भी दिलचस्पी रखते हैं। यह सुनते ही इम चोंग अपना आपा खो देता है और गुस्से में तलवार खींचकर दोनों अपराधियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हक्स तुरंत प्रतिक्रिया देता है। उसकी आंखों में गुस्से की लाल चमक उभरती है और वह अविश्वसनीय तेजी से अपनी तलवार खींच लेता है। इम चोंग अपना हमला पूरा कर पाता उससे पहले ही हक्स की तेज धार वाली तलवार उसकी गर्दन पर आ टिकती है। इम चोंग के शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उसे अपनी गर्दन के पास ठंडी धार साफ महसूस हो रही होती है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि इस स्थिति में उसके पास बचने का लगभग कोई रास्ता नहीं है। हक्स अपने बॉस से पूछता है कि अब क्या करना चाहिए और सुझाव देता है कि वे मैनेजर को मारकर इसे एक दुर्घटना का रूप दे सकते हैं, फिर किसी और को इस हत्या का दोषी ठहरा सकते हैं। वांगुन जोर से हंसता है और कहता है कि इसके लिए उसी हत्यारे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसने यांगचू के परिवार का सफाया किया था। वे कहानी बना सकते हैं कि मैनेजर उस पागल हत्यारे का पीछा करते हुए मारा गया। ये सुनते ही इम चोंग की आंखें डर से पूरी तरह फैल जाती हैं। मैनेजर की आंखें डर से पूरी तरह फैल जाती हैं, क्योंकि उसे उस अपराधी की खतरनाक योजना की असली क्रूरता समझ आ जाती है। वे उसकी हत्या करके पूरा इल्जाम किसी और पर डालने वाले थे। गैंग मास्टर जोर जोर से हंसता रहता है और पूरे विश्वास के साथ कहता है कि वही हत्यारा राक्षस उस दूसरे परिवार के नरसंहार के पीछे असली जिम्मेदार था। फिर वांगोन पूछता है कि क्या इम चोंग यह जानने के लिए उत्सुक नहीं है कि वह राक्षस उसके परिवार को भी चैन से रहने देगा या नहीं। इसके बाद वांगोन उसके सामने एक बेहद अपमानजनक शर्त रखता है। वह कहता है कि अगर मैनेजर उसके सामने घुटनों के बल झुक जाए तो वह ऐसे दिखाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, औषधि भी उसे दे देगा और उसे सुरक्षित वापस जाने देगा। शिनुआ गैंग चीफ तिरस्कार भरी निगाहों से इम चोंग को देखते हुए चुनौती देता है कि अब वह खुद फैसला करे कि उसे क्या करना है। अपने परिवार को बचाने के लिए इस अपमानजनक प्रस्ताव के सामने इम चोंग घबराहट से कांपने लगता है। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है और उसे लगता है कि वह अपने परिवार को बचाने के मामले में पूरी तरह फंस चुका है। कुछ पल तक मैनेजर चुप रहता है, फिर उसके चेहरे पर खुद से नफरत भरी एक कड़वी मुस्कान आती है और वह अपना कठिन फैसला लेने लगता है। उसके मन में आता है कि उसने अलायंस में हमेशा एक दयनीय जिंदगी जी है, और अगर घुटनों पर बैठने से उसके परिवार की जान बच सकती है तो अभी झुक जाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही वह झुकने लगता है, इम चोंग मन ही मन सोचता है कि इस घटिया जगह में हर कोई सिर्फ धमकी और जबरदस्ती के सहारे ही अपनी बात मनवाना जानता है। मैनेजर धीरे धीरे अपने घुटने मोड़ने लगता है और उन दोनों अपराधियों के सामने अपमानित होकर झुकने ही वाला होता है। दोनों अपराधी पहले से ही जीत की मुस्कान लिए यह दृश्य देख रहे होते हैं। तभी अचानक सोचियोन और बोनसोंग मुख्य हॉल में जोरदार अंदाज में प्रवेश करते हैं। सोचियोन उन अपराधियों की तरफ देखते हुए व्यंग्य करता है कि मुरिम अलायंस के खिलाफ कदम उठाने की उनकी हिम्मत तो देखो। इम चोंग झटके से पीछे मुड़ता है
उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई देता है और वह हैरानी से पूछता है कि आखिर ये दोनों यहाँ कैसे पहुंच गए। सोच्योन आसपास मौजूद गुंडों को तिरस्कार से देखते हुए कहता है कि इस इलाके में हर समय जबरन वसूली और धमकियां चलती रहती हैं। फिर वह इमचोंग से पूछता है कि क्या वह इन सभी को गिरफ्तार करवाना चाहता है। वांगगोन आराम से अपनी चाय की चुस्की लेता है और बॉनसोंग की तरफ देखते हुए पूछता है कि क्या यही वह बदतमीज रुकी है जिसने टाइजोंग के आदमी को गिराया था। क्राइम बॉस अलायंस की इस हरकत पर बुरी तरह भड़क जाता है। वह गुस्से में कहता है कि अब वह किसी भी ऐरे गहरे आदमी को अपने ठिकाने में घुसकर परेशानी खड़ी करने की इजाजत नहीं देगा। वांगगुन घमंड से मुस्कुराते हुए इमचोंग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यह आदमी तो अभी उसके सामने घुटनों पर बैठने ही वाला था। वह सोचन और बोनसोंग से कहता है कि वहीं खड़े होकर यह अपमानजनक तमाशा देखें। कमरे में मौजूद इमचोंग और बोनसोंग दोनों ही उन अपराधियों की डरावनी मौजूदगी के सामने कुछ पल के लिए सहम जाते हैं। बोनसोंग गुस्से में आगे बढ़ता है और पूछता है कि आखिर वे ब्रांच मैनेजर और मुरिम अलायंस की प्रतिष्ठा का इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। वह तुरंत तलवार निकालता है और धातु की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। बोनसोंग वांगगुन से पूछता है कि इतनी सारी धमकियां देने के बाद क्या उसे सच में लगता है कि वह यहां से बेदाग निकल जाएगा। बिना एक पल गंवाए बोनसोंग पूरी ताकत से हक्स पर हमला कर देता है। दोनों की तलवारें तेजी से टकराने लगती हैं और देखते ही देखते हॉल के बीच एक जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ ही पलों में बोनसोंग की आंखें डर से फैल जाती हैं। हक्स के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है और उसकी ताकत बोनसोंग की कल्पना से भी कहीं ज्यादा निकलती है। तभी हक्स अचानक एक जबरदस्त वार करता है और बोनसोंग की छाती पर जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे वह बुरी तरह पीछे जा गिरता है। वांगगोन मजाक उड़ाते हुए हंसता है और घमंड से कहता है कि वह इस जगह से बिल्कुल सुरक्षित निकल जाएगा क्योंकि उसके साथ खुद खतरनाक हक्स मौजूद है। इमचोंग तुरंत फर्श पर पड़े घायल बोनसोंग की मदद के लिए दौड़ता है, जबकि सोचोन पूरी घटना को बेहद शांत भाव से देखता रहता है। सोचोन आराम से कहता है कि जबरन वसूली, रिश्वत और हमला ये आरोप ही इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं। फिर वह इमचोंग से पूछता है कि क्या अब वह आखिरकार गिरफ्तारी का आदेश देगा। इमचोंग सोचोन की इस ठंडी बेफिक्री से हैरान रह जाता है। उसने अपनी आंखों के सामने बोनसोंग को इतनी आसानी से हारते देखा था और उसे याद आता है कि सोचोन खुद कह चुका था कि वह लड़ाई में अच्छा नहीं है। सोचोन अपनी बाहें क्रॉस करते हुए पूरी तरह शांत रहता है और घमंड से जवाब देता है कि उसकी वह बात उसकी अपनी ताकत के मानकों के हिसाब से थी। वह सामने खड़े दोनों अपराधियों को तिरस्कार से देखते हुए कहता है कि उसने खुद की तुलना उन जैसे कमजोर कीड़ों से तो बिल्कुल नहीं की थी। हक्स ये सुनते ही गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है। एक मामूली रूकी अलायंस सोल्जर ने उसे कीड़ा कह दिया था और वह इसे बिल्कुल भी सहन करने वाला नहीं था। इमचोंग के माथे पर घबराहट का पसीना आ जाता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि सोचोन की यह उकसाने वाली बातें उन सभी की जान खतरे में डाल रही हैं। इमचोंग जानता था कि हक्स बेहद खूंखार है और सिर्फ एक शब्द के अपमान पर भी किसी को नहीं छोड़ेगा। उसके मन में आता है कि अब शायद एक ही रास्ता बचा है, घुटनों पर बैठकर सबकी जान की भीख मांगना, यहाँ तक कि इस बेखौफ सोचन की भी। तभी सोचोन अपना हाथ उठाता है और नकली पछतावे के साथ कहता है कि उससे गलती हो गई। फिर वह अपनी बात सुधारते हुए व्यंग्य करता है कि असल में सामने एक बूढ़ा कीड़ा और एक जवान कीड़ा खड़ा है। इमचोंग सोचोन की बेइंतहा बेबाकी देखकर बिल्कुल अवाक रह जाता है। उसी समय वांगगुन भी एक कुटिल मुस्कान के साथ इमचोंग को उसके नाम से पुकारता है और उसे आखिरी बार एक बेहद गंभीर धमकी देता है। क्राइम बॉस गुस्से में चिल्लाता है कि यह मैनेजर के लिए आखिरी मौका है। वह धमकी देते हुए कहता है कि सोचोन की बदतमीजी को नजरअंदाज करने से पहले इमचोंग उसके सामने घुटनों पर बैठ जाए। इमचोंग कुछ पल तक उस अपमानजनक सौदे के बारे में सोचता रहता है। उसे एहसास होता है कि सच में उसके सामने आखिरी मौका खड़ा है, लेकिन यह मौका अपनी जान बचाने के लिए कायरों की तरह झुकने का नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और आत्मसम्मान वापस पाने का है। वह समझ जाता है कि एक सच्चे मुरिम अलायंस मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपनी गरिमा बचाने का यह उसका आखिरी अवसर है। नई दृढ़ता से भरी आंखों के साथ इमचोंग सोचोन की ओर देखता है और स्वीकार करता है कि सोचोन ने आखिरकार उसका दिल पूरी तरह जीत लिया है। इसके बाद वह आधिकारिक तौर पर सोचोन को आदेश देता है कि इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। सोचोन बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ता है और वांगगोन तथा हक्स को अलायंस ऑफिसर पर हमला, जबरन वसूली और रिश्वत देने की कोशिश जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार करने की घोषणा कर देता है। यह सुनते ही क्राइम मास्टर का आपा पूरी तरह खत्म हो जाता है। वह हक्स को आदेश देता है कि वह उसी वक्त सोचोन की जान ले ले। हक्स तुरंत खून के लिए आगे बढ़ता है और कसम खाता है कि वह देखेगा कि इस रूकी की लाश के अंदर से आखिर किस तरह के कीड़े बाहर निकलते हैं।
अगले ही पल हक्स अविश्वसनीय तेजी से अपनी तलवार घुमाता है और सोचेन के सिर की तरफ एक जानलेवा वार करता है, मानो उसका सिर धड़ से अलग कर देना चाहता हो। इमचोंग घबराकर सोचेन का नाम पुकारता है, जबकि बोनसोंग हक्स की भयानक गति देखकर डर से जम जाता है। तभी दोनों के टकराने के साथ हॉल में एक भारी आवाज गूंजती है और उठती हुई धूल के बीच पूरा दृश्य कुछ पल के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है। वंगोन आराम से अपनी चाय पीता रहता है। उसे लगता है कि अब वह बस इस रुकी को मरते हुए देखेगा और फिर उसकी हत्या का इस्तेमाल इमचोंग को ब्लैकमेल करके हमेशा के लिए अपने कब्जे में रखने के लिए करेगा। लेकिन तभी वांगोन को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। उसकी चाय की चुस्की बीच में ही रुक जाती है और उसके मन में अचानक एक बुरा एहसास पैदा होता है। वह घबराकर लड़ाई की तरफ देखता है और उसकी आंखें सदमे से फैल जाती हैं। सोचन ने हक्स को इतनी आसानी से निहत्था कर दिया था, जैसे वह उसके लिए कोई मुश्किल ही न हो। इतना ही नहीं, सोचन हक्स को चेहरे से पकड़कर हवा में उठा रखा था और उसकी ताकत देखकर किसी को भी यकीन करना मुश्किल था। हक्स की तलवार उसके हाथ से छूटकर सीधे लकड़ी के फर्श में जा धंसती है, उसकी पहुंच से पूरी तरह दूर। अगले ही पल सोचन हक्स के शरीर को जोरदार तरीके से जमीन पर पटक देता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि आसपास रखा फर्नीचर तक बुरी तरह टूट जाता है। इमचोंग और बोनसोंग ये दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। सोचोन बिल्कुल शांत रहता है, अपने कपड़े ठीक करता है और व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछता है कि क्या हक्स के रिकॉर्ड में अब अटेम्प्टेड मर्डर का भारी आरोप भी जोड़ देना चाहिए। बोनसोंग तुरंत जमीन पर पड़े बेहोश हक्स के पास पहुंचता है और उसकी इंटरनल एनर्जी को सील करने लगता है। वहीं मास्टर वांगोन सोचोन की जबरदस्त ताकत देखकर अंदर तक कांप उठता है। उसके लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि उसका सबसे ताकतवर और भरोसेमंद आदमी इतनी आसानी से सोचोन के हाथों बुरी तरह हार गया। वोंगो यह सब देखकर डर के मारे पसीने पसीने होने लगता है और मन ही मन सोचता है कि कहीं शाखा में टेजोंग की रहस्यमयी मौत भी सोचेन की जानबूझकर रची हुई चाल तो नहीं थी। वोंग पीछे हटते हुए घबराकर धमकी देता है कि उसका गिरोह इस बात को यूं ही नहीं छोड़ेगा, लेकिन सोचोन व्यंग्य से जवाब देता है, वे बदमाश बस उसकी जगह लेने के लिए कोई दूसरा बॉस ढूंढ लेंगे। ये सुनकर शिनुआगांग का मुखिया बेबसी और गुस्से में दांत पीसने लगता है, क्योंकि सोचेओन बिल्कुल शांत और अडिग अंदाज में उसकी ओर बढ़ रहा होता है। बोंगुन आखिरी उम्मीद के सहारे चिल्लाकर कहता है कि उसके बहुत ताकतवर संबंध हैं और वे सोचोन की जान ले लेंगे। अपने गिरोह के मुखिया होने के घमंड से चिपका वोंगोन सामने खड़े सोचोन की आंखों में उठती खतरनाक चमक को देखता है। सोचेओन बेहद ठंडी और डरावनी आवाज में उसे संबोधित करते हुए कहता है कि एक छोटे से कस्बे में राजा बनकर बैठने की वजह से उसने मुरिम अलायंस को बहुत कम आंक लिया है। इसके बाद सोचन वोंगोन को कॉलर से पकड़ लेता है और चेतावनी देता है कि उसे 30 साल तक जेल में सड़ना पड़ेगा और उसके किसी भी संबंध में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उसके लिए मुरिम अलायंस के खिलाफ हाथ उठाए। फिर वह टेजोंग की घटना का जिक्र करते हुए व्यंग्य से कहता है कि मजेदार बात यह है कि उसके मुक्कों का एक वार खाने वाले लोगों की किस्मत अक्सर बहुत जल्दी खराब हो जाती है। सोचोन अपनी मुट्ठी कसकर ऊपर उठाता है, उसके चेहरे पर गुस्से की खतरनाक कठोरता साफ दिखाई देती है। वह कहता है कि अब वह देखना चाहता है कि मास्टर वोंगोन के अंदर आखिर कितनी किस्मत बची हुई है। वोंगोन की आंखें डर से फैल जाती हैं और उसके मुंह से घबराई हुई चीख निकलती है, क्योंकि सोचोन का विनाशकारी मुक्का सीधा उसके चेहरे की ओर बिजली की रफ्तार से बढ़ रहा होता है। अगले ही पल सोचोन का जोरदार मुक्का वोंगोन के चेहरे के बीचों बीच जा लगता है। वार इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी माला टूट जाती है और मोती पूरे हॉल में बिखर जाते हैं। वोंगोन पीछे की ओर उछलकर जमीन पर जा गिरता है और बुरी तरह बेहोश हो जाता है, जबकि सोचेओन बिखरे हुए मोतियों के बीच बिल्कुल विजयी अंदाज में खड़ा रहता है। वोंगोन का शरीर टूटे हुए फर्नीचर के बीच लुढ़कता हुआ दूर जा रुकता है और पूरे बैठक कक्ष में मोती तथा सामान बिखरा पड़ा होता है। सोचेओन अपनी मुट्ठी नीचे करता है और बेहद सामान्य अंदाज में पलट जाता है, जबकि शिनुआ गैंग का मुखिया फर्श पर पूरी तरह बेहोश पड़ा रहता है। सोचोन अपने कपड़े ठीक करते हुए मैनेजर इमचोंग की और देखता है और बिल्कुल सहज अंदाज में कहता है कि उसने उसके आदेश का पालन किया और दोनों गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इमचोंग और बोनसोंग दोनों सोचोन को अविश्वास से देखते रह जाते हैं। उनकी आंखों के सामने अभी अभी जो हुआ था उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं बचता। सोचेओन भी इस बातचीत को बेवजह लंबा नहीं खींचता और शांत भाव से बाहर निकलने के लिए मुड़ जाता है। जाते जाते वह बस इतना सोचता है कि गुस्से में अकेले यहाँ दौड़े चले आना मैनेजर इमचोंग की मूर्खता थी, लेकिन कम से कम उसने पहले उस बदमाश की रिश्वत ठुकराकर सही फैसला लिया था। सोचेओन हॉल के दरवाजे से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाता है। पीछे शांत कमरे में इमचोंग और बोनसोंग अकेले रह जाते हैं और कुछ देर पहले जो कुछ हुआ उसे समझने की कोशिश करते हैं।
सोचन की वे भारी बातें कि अपराधियों ने मुरिम अलायंस को बहुत कम आंका है बार बार इमचोंग के दिमाग में गूंजती रहती हैं। वहीं बोनसंग सोचन के लिए गहरे सम्मान और प्रशंसा से भरा उसे जाते हुए देखता रहता है। इमचोंग के चेहरे पर आखिरकार राहत की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसके कंधों पर लंबे समय से रखा अपराध बोध और डर का भारी बोझ धीरे धीरे उतर चुका था। बोनसंग भी अपने मैनेजर के बदले हुए हल्के मूड को देखकर खुश हो जाता है। उसे अच्छा लगता है कि उसके बॉस ने आखिरकार एक सच्चे ऑर्थोडॉक्स योद्धा की तरह अपनी गरिमा वापस पा ली है। हालांकि इमचोंग अपनी शर्मिंदगी छिपाते हुए तुरंत बात बदल देता है और सबको ब्रदरहुड की कस्में वस्में लेकर बकवास करना बंद करने को कहता है। इसके बाद वह सबको हॉल में फैला हुआ यह पूरा मंजर साफ करने का आदेश देता है। कुछ समय बाद सोचन रात के सन्नाटे में मून विलेज की अंधेरी सड़क पर अकेला वापस जा रहा होता है। तभी अचानक उसके आगे जमीन पर पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगती हैं, जिससे उसके शांत कदम वहीं रुक जाते हैं। सोचोन ऊपर आसमान की ओर देखता है और बादलों से घिरे आकाश की तरफ अपनी हथेली बढ़ा देता है। उसके चेहरे पर हल्की जिज्ञासा दिखाई देती है, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी होती है। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र अपनी हथेली पर पड़ती है और वह हैरानी से देखता है कि गिरने वाली बूंदें काली हैं। सोचन कुछ पल वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि क्या यह सच में काली बारिश है। आसमान से लगातार बरसती भारी काली बारिश उसके शरीर पर पड़ने लगती है और उसी के साथ उसके अतीत की बेहद दर्दनाक यादें भी जाग उठती हैं। उसे अपना पुराना रूप याद आता है, जब वह एक तबाह हो चुके युद्ध क्षेत्र के बीच इसी तरह की भयानक बारिश में घायल अवस्था में पड़ा था। उसके सामने उसकी प्रसिद्ध फैंटम शैडो सोर्ड कीचड़ में पड़ी हुई थी, जबकि वह खुद यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। वह कीचड़ में घुटनों के बल बैठा था और उसके शरीर पर इतनी गंभीर चोट थी कि उसका धड़ लगभग 2 हिस्सों में बांटने वाला था। उसके शरीर में जरा भी ताकत बाकी नहीं बची थी और वह अपनी उस हालत पर निराश होकर टूट चुका था। तभी उस अंधेरी याद के बीच एक रहस्यमयी सत्ता की चमकती आंखें अंधेरे से उभरती हैं और उसे 3 साल की सख्त समय सीमा देती हैं। वह विशालकाय प्राणी उस छोटे योद्धा को अपने फटी हुई पत्थर जैसी हथेली में उठा लेता है और कहता है कि सब कुछ बदलने के लिए 3 साल का समय पर्याप्त होगा। इसके बाद वह विशालकाय प्राणी अपनी भयानक मुट्ठी उठाता है और उस भयंकर तूफान के बीच सोचियन पर एक विनाशकारी प्रहार करने के लिए तैयार हो जाता है। सोचियन की आंखें डर और खौफ से फैल जाती हैं, क्योंकि वह उस रहस्यमयी सत्ता के आने वाले घातक वार को देख रहा होता है, जो शायद उसकी किस्मत हमेशा के लिए तय करने वाला था। वह सत्ता काली ऊर्जा से ढकी अपनी मुट्ठी बंद करते हुए पूरी ताकत और अधिकार के साथ कहती है कि आखिरकार वह योद्धा उसके शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई को जरूर खोज निकालेगा। तभी अचानक सोचियोन की आंखें खुल जाती हैं। वह अपने अंधेरे कमरे में झटके से जाग उठता है। कुछ सेकंड तक वह समझ ही नहीं पाता कि वह कहाँ है। सोचियोन अपने सीने पर मौजूद गहरे निशानों पर हाथ रखता है और यह महसूस करके अब भी ठंडे पसीने में भीगा हुआ है कि वह सब सिर्फ एक भयानक सपना था। इसके बाद सोचियोन एक नुकीली चट्टान के किनारे को अपने सख्त और मेहनत से कठोर हो चुके हाथ से मजबूती से पकड़कर एक बेहद खड़ी पहाड़ी पर ऊपर चढ़ता चला जाता है। ठंडी रात के बीच वह अकेले उस विशाल पथरीले पहाड़ को पार कर रहा है। उसकी पीठ पर सिर्फ जरूरी सामान का एक बैग है और वह थकान भरी सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। वह सोचता है कि अपने शरीर को उसकी पूरी सीमा तक ट्रेन करते हुए 3 साल बीत चुके हैं। उसे याद आता है कि शुरुआत में अपनी ताकत को बढ़ते हुए देखना उसे कितनी खुशी देता था, लेकिन जैसे जैसे वह ढलान पर ऊपर चढ़ता है, सोचियोन का हाथ एक ढीले पत्थर पर फिसल जाता है और उसे तुरंत अपने शरीर की मौजूदा सीमाओं का एहसास हो जाता है। वह तेजी से अपना दूसरा हाथ चट्टान पर टिकाकर खुद को संभाल लेता है। पिछले कुछ सालों में अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ने के लिए उसने जिस दर्दनाक और नर्क जैसी ट्रेनिंग को झेला था, उसे याद करते हुए सोचियोन अपनी उंगलियों को जमीन में गड़ा देता है। वह सोचता है कि आज जैसे दिनों में इतनी खतरनाक ट्रेनिंग जारी रखना उसके लिए पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। सोचियोन थककर जमीन पर पीठ के बल गिर जाता है और सोचता है कि मूनोंग में ट्रांसफर होने के बाद भी उसने अपनी वही भारी ट्रेनिंग जारी रखी है। तारों से भरे आसमान को देखते हुए सोचियोन गुस्से में खुद पर ही झल्लाता है और बड़बड़ाता है कि यह ट्रेनिंग हद से ज्यादा मुश्किल है और अब उसका इसमें कोई मन नहीं है। वह पूरी ताकत से चिल्लाता है कि यह असंभव है और कसम खाता है कि अगर उसने दोबारा इस तरह पागलों की तरह ट्रेनिंग की तो उसे पूरा कुत्ता कहा जा सकता है। कुछ देर बाद सोचियोन ठंडी रात की हवा के बीच चट्टान की चोटी पर आराम करता है और अपनी थकी हुई मांसपेशियों को शांत करने की कोशिश करता है। उसकी नजरें विशाल अंधेरे और तारों से भरे आसमान पर टिक जाती हैं और रात की खामोशी धीरे धीरे उसके दिमाग को सुकून देने लगती है।
सोचियो गंभीरता से आसमान को देखते हुए अपने सपने में दिखे उस रहस्यमयी प्राणी की बातों को याद करता है जिसने कहा था कि 3 साल का समय काफी होगा। वह उस रहस्यमयी चेतावनी को बार बार याद करता है जिसमें कहा गया था कि आखिरकार वह उसके शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई को समझ जाएगा। समय बीतने के साथ सोचोन अपने पहले किए गए उस वादे को तोड़ देता है कि वह ट्रेनिंग छोड़ देगा। वह आसमान की तरफ एक व्यंग्य भरी आवाज निकालते हुए समझ जाता है कि वह फिर से उसी मेहनत में जुटने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिर वह नई दृढ़ता के साथ उठ बैठता है और खुद से कहता है कि वह किसी भी रुकावट को खुद पर हावी नहीं होने देगा और उस राक्षस को गलत साबित करके रहेगा। सोचियोन अपना सिर उठाकर पूरी एकाग्रता से कसम खाता है कि उस सपने में दिखे प्राणी की भविष्यवाणी बिल्कुल गलत साबित होगी। इसके बाद वह तेजी से अपने दोनों हाथों पर भारी लोहे के बैंड कसकर बांध लेता है ताकि उसकी ट्रेनिंग और भी मुश्किल हो जाए। वह मानता है कि इन धातु के बैंड्स का वजन बेहद ज्यादा है, लेकिन उसे लगता है कि इन्हें पूरे दिन पहनकर रखना उसकी ताकत बढ़ाने में जरूर मदद करेगा। फिर सोचियोन अपने सामान के पास जमीन पर रखी पुरानी खास तकनीकों की किताब उठाता है। उसके हाथों में अकाला कल्टीवेशन मेथड की वह गुप्त किताब है जिसे उसने अपने उस दौर में हासिल किया था जब उसे धरती का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। सोचियोन को याद आता है कि उसने इस किताब को अनगिनत बार पढ़ा है क्योंकि वह अपनी ऊर्जा के केंद्र को ठीक करके अपनी आंतरिक शक्ति वापस पाना चाहता था, लेकिन अब तक उसे कोई परिणाम नहीं मिला। वह पहाड़ के किनारे एक चट्टान पर कमल मुद्रा में बैठ जाता है और सोचता है कि उसके पास कल्टीवेशन को लगातार जारी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वह उस पुराने पीले पड़ चुके ग्रंथ के पन्ने धीरे धीरे पलटने लगता है और उसमें छिपी किसी ऐसी छोटी सी तकनीकी जानकारी को खोजता है जिसे शायद उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। जैसे ही पहाड़ों के ऊपर सुनहरी सुबह की रोशनी फैलती है, सोचियों को अचानक एक छिपा हुआ निर्देश दिखाई देता है और कल्टीवेशन टेक्निक को लेकर उसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाता है। सुबह का आसमान साफ और चमकदार है और अलायंस की मूनोंग ब्रांच की लकड़ी की छतों पर नई सुबह की रोशनी पड़ रही है। ये सभी के लिए एक और नए दिन की शुरुआत है। इसी दौरान बॉनसॉन्ग गलियारे से गुजरते हुए एक कमरे के दरवाजे के अंदर झांकता है। उसे पता ही नहीं चलता कि सोचियोन पहले से ही उसके पीछे अपने वर्कआउट गियर का बैग लेकर आ रहा है। कदमों की आहट सुनकर बॉनसॉन्ग चौंक कर पीछे मुड़ता है और उत्साह के साथ सोचियोन का अभिवादन करता है। सोचियोन उससे पूछता है कि वह इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहा है। बॉनसॉन्ग उत्साहित मुस्कान के साथ बताता है कि उसने भी आज से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला किया है। सोचियोन को ब्रांच के कोर्टयार्ड में ट्रेनिंग करते हुए देखकर बॉनसॉन्ग थोड़ी झिझक के साथ स्वीकार करता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अपनी वर्कआउट की शुरुआत कहाँ से करे। इसीलिए वह अपने नए बिग ब्रो सोचियोन से कुछ जरूरी सलाह और गाइडेंस मांगता है। तभी बॉनसॉन्ग सोचियोन के शरीर पर मौजूद पसीने और थकान को देखकर टिप्पणी करता है कि लगता है उसने पहले ही अपनी सारी एक्सरसाइजेस पूरी कर ली हैं। सोचियोन जवाब देता है कि वह रात में ठीक से सो नहीं पाया। वह अपनी बेचैनी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता और यह जानते हुए कि उसका साथी भी कल की गिरफ्तारियों को लेकर पूरी रात परेशान रहा होगा, बॉनसॉन्ग से पूछता है कि क्या अब वह ट्रेनिंग शुरू नहीं करेगा। सोचियोन की सीधी बात सुनते ही बॉनसॉन्ग जोश में उछल पड़ता है और बड़ी मुस्कान के साथ तुरंत हामी भर देता है। वह पूरी तरह तैयार है कि अब अपनी ट्रेनिंग शुरू करे। इस शांत ऑर्थोडॉक्स विलेज में चमकते नीले आसमान के नीचे पेड़ों की डालियों पर बैठे पक्षी खुशी से चहचहा रहे हैं, जबकि अलायंस ब्रांच के अंदर एक नए दिन की हलचल शुरू हो चुकी है। ब्रांच बिल्डिंग के शांत गलियारे में तेज कदमों की आवाज गूंजती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहां कल गिरफ्तार किए गए अपराधियों को हिरासत में रखा गया है। मूनोंग ब्रांच के ऑफिस में मास्टर वंगान बैठा इंतजार कर रहा है और उसके चेहरे पर सोचोन के मुक्के से लगी भयानक चोटों के कारण जगह जगह पट्टियां बंधी हुई हैं। तभी पूछताछ वाले कमरे का स्लाइडिंग दरवाजा खुलता है और अलायंस के अधिकारी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए अंदर आते हैं। मैनेजर इम चोंग सिर ऊंचा करके कमरे में कदम रखता है और कैदी वंगान को गंभीरता से बताता है कि अब आधिकारिक पूछताछ शुरू होने वाली है। पट्टियों के पीछे वंगन गुस्से में दांत पीसता है। मूनोंग ब्रांच के हाथों इस तरह कैद होकर बैठना उसके लिए किसी अपमान से कम नहीं है। तभी उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ती है। इमम चोंग आधिकारिक दस्तावेज टेबल पर रखते हुए वंगान पर लगे गंभीर आरोप पढ़कर सुनाता है, जिनमें रिश्वत, जबरन वसूली और अलायंस अधिकारी पर हमला शामिल है। पट्टियों के पीछे से वंगान तिरस्कार भरी नजरों से मैनेजर इमचोंग को देखता है और व्यंग्य करते हुए कहता है कि अब उसे समझ आया कि असल में यहाँ सब कुछ चलाने वाला आदमी कौन है। कानूनी बातें सुनते सुनते वंगन का धैर्य जवाब दे जाता है। वह टेबल पर दोनों हाथ पटकते हुए मांग करता है कि यह नाटक बंद किया जाए और सीधे मुद्दे पर आया जाए।
वह ब्लैकमेल और हमले के सभी आरोपों से इनकार करता है और गुस्से में कहता है कि 30 साल की जेल की सजा का कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद वंग गन मैनेजर इम चोंग को घूरते हुए अकड़कर पूछता है कि क्या वह भूल गया है कि वह असल में कौन है और इस पूरे इलाके में उसकी कितनी पहुंच है। इम चोंग ठंडे स्वर में जवाब देता है कि जब वंग गन कबूल करने वाला नहीं है तो कुछ दिनों में उसे जांग डिवीजन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर की बात सुनते ही वंग गन बुरी तरह भड़क जाता है। वह चिल्लाकर कहता है कि उसे अभी ले जाया जाए क्योंकि जंग में उसके बेहद ताकतवर साथी हैं जो उसे आसानी से छुड़ा लेंगे। तभी बॉन्सांग तेजी से ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और मैनेजर इम चोंग को तुरंत बाहर आने के लिए कहता है। इम चोंग हैरानी से अपने अधीनस्थ की तरफ देखता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। बाहर आते ही उसे पता चलता है कि डरावने 1000 वेनोमस स्नेक्स यहां पहुंच चुके हैं। बॉन्संग बताता है कि मेन डिवीजन ने उन्हें यंगचू फैमिली के मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए भेजा है। समय की गंभीरता समझकर इम चोंग घबरा जाता है और पूछता है कि वह आदमी कहाँ है। तभी वह खुद सामने आ जाता है। नया आया अधिकारी हैरानी से कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मास्टर वांग को मेन डिवीजन को बताए बिना ही गिरफ्तार कर लिया। वह अपना परिचय चॉन यांग हो के रूप में देता है जो फर्स्ट स्क्वाड का लीडर है और अपनी जहरीली तथा खतरनाक पर्सनैलिटी के लिए मशहूर है। चॉन यांग हो अकड़कर मांग करता है कि उसे मास्टर वांग से तुरंत मिलना है। उसकी दबदबे वाली मौजूदगी देखकर इम चोंग और बॉन्सोंग दोनों तनाव में आ जाते हैं। उधर ब्रांच के एक अलग कमरे में बंद मास्टर वांग की मुलाकात चॉन यांग हो से होती है। वंगन उससे पूछता है कि क्या ब्लैक हैंड को भी पकड़ लिया गया है। वह कहता है कि मैनेजर इम चोंग में ऐसा करने की ताकत नहीं थी, इसलिए जरूर कोई नया आदमी बीच में आया है। इसके बाद वह इस घुटन भरी जगह में और ज्यादा देर रहने से इनकार करते हुए मांग करता है कि उसे तुरंत बाहर निकाला जाए। चॉन यांग हो उसकी बात मानते हुए कहता है कि वह इस गड़बड़ी को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वंगन उसका हाथ जोर से पकड़कर अपनी बात पर जोर देता है और कहता है कि उसे अभी बाहर निकलना है। वह याद दिलाता है कि ऐसे मुश्किल समय के लिए ही वह केओन यांग हो को नियमित रूप से पैसे देता है। चॉन यांग हो उसकी बात सुनकर बस एक अंधेरी रहस्यमयी मुस्कान देता है। इसके बाद चॉन यांग हो ब्रांच के गलियारे में इम चोंग से मिलता है। स्क्वाड लीडर बताता है कि मास्टर वंग हर आरोप से इनकार कर रहा है और उल्टा उन पर जबरन घुसने और हमला करने का मुकदमा करने की धमकी दे रहा है। वह सुझाव देता है कि हालात और बिगड़ने से पहले कैदी को छोड़ देना ही सबसे समझदारी होगी। इम चोंग ये सुनकर भड़क जाता है और पूछता है कि क्या चॉन यांग हो सच में उस अपराधी का पक्ष ले रहा है। चॉन यांग हो व्यंग्य से हंसता है और कहता है कि उसे मैनेजर पर भरोसा है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। वह याद दिलाता है कि शिनुआ गैंग की इस इलाके में कितनी पहुंच है और सुझाव देता है कि इस छोटे से मामले को समझदारी से संभाल लेना चाहिए ताकि बेवजह बात आगे न बढ़े। स्क्वाड लीडर को लगता है कि दोनों पक्षों के बीच पहले ही किसी समझौते की बात हो चुकी है। इम चोंग मन ही मन कड़वाहट से सोचता है कि उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसा ही होगा और शायद इसी वजह से उसने पहले अपनी इज्जत तक निगल ली थी। तभी चाओन यांग हो अचानक रुकता है और जांच से जुड़ी एक अहम बात याद करता है। वह कहता है कि मास्टर वांग जैसे आदमी को हथकड़ी पहनाना निश्चित रूप से आसान काम नहीं रहा होगा। इम चोंग दृढ़ता से जवाब देता है कि सिर्फ इसलिए मूनोंग ब्रांच को कम मत समझिए क्योंकि ये मेन डिवीजन से दूर एक स्थानीय ब्रांच है। चॉन यंग हो नकली अफसोस जताते हुए कहता है कि उसका उन्हें कम आंकने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद वह वहां से निकलते हुए इम चोंग से कहता है कि इस मामले के बारे में अच्छी तरह सोच लें। चॉन यांग हो और उसके अधिकारी वहां से चले जाते हैं और बॉन्सोंग उन्हें दूर जाते हुए चिंता भरी नजरों से देखता रहता है। इम चोंग कुछ देर चुप खड़ा रहता है और इस पूरे मामले में हो रही धमकियों और साफ दिखाई दे रही नाइंसाफी के बारे में सोचता है। फिर वह बॉन्सोंग के पास जाकर पूछता है कि उसकी ट्रेनिंग कैसी रही। मैनेजर के अचानक सवाल से बॉन्सोंग हैरान रह जाता है। इम चोंग गंभीर नजरों से उसे देखते हुए बताता है कि इन सारी परेशानियों के कारण वह रात भर सो नहीं पाया था, इसलिए सुबह सुबह बाहर टहलने निकल गया था। सुबह की सैर के दौरान उसने बॉन्सोंग को कोर्टयार्ड में अकेले तलवार की ट्रेनिंग करते हुए देख लिया था। बॉन्सोंग लगातार तलवार के वार कर रहा था और अपनी मूवमेंट्स पर पूरी तरह ध्यान लगाए हुए था। अपने अधीनस्थ के अंदर अचानक आई इस मेहनत को देखकर इम चोंग भी हैरान और थोड़ा उत्सुक हुआ था। बॉन्सोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि सोचेन के पास हमेशा हर सवाल का जवाब होता है और उससे बात करने के बाद उसका दिमाग भी साफ हो जाता है। तभी बॉन्सोंग के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है और वह उत्साह में बोल पड़ता है कि उन्हें अभी सोचियोन से बात करनी चाहिए, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि सोचियोन ही बताएगा कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। इम चोंग को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि सोचियोन जैसी राजनीतिक उलझन का कोई हल बता पाएगा, लेकिन फिर भी वह बॉन्सोंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहां सोचियोन आराम से अपनी किताब पढ़ रहा होता है। सोचियोन
किताब से नजर उठाकर दोनों को देखता है और पूछता है कि आखिर वे दोनों उसके पास यह मामला लेकर क्यों आ गए हैं।